वेलकम टू द चैनल, इट्स मी सिमरन जहानी। तो कैसे हैं मेरे क्लास 12 के स्टूडेंट्स? तो आज हम पढ़ने वाले हैं विस्तास बुक को इन वन शॉट। तो 12 मार्च का जो हमारा इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम है उसमें अगर आपको लाने 80 ऑन 80 तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस लगा दो। अटेंडेंस में आपको कुछ नहीं लिखना है, अपना नाम लिखो और एक फायर इमोजी, क्योंकि आज फायर वे में जैसे मैंने आपको फ्लेमिंगो पढ़ा दिया है आपको पूरी विस्तास बुक में पढ़ाने वाली हूँ ईच एंड एवरी चैप्टर। डन। तो अभी तक फ्लेमिंगो पढ़ी है या नहीं पढ़ी, पहले मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता दो, येस और नो। हर बच्चे ने कमेंट करना है। जिसने फ्लेमिंगो नहीं पढ़ी अभी तक नो लिख दो, जिसने पढ़ लिया येस लिख दो। इसे पढ़ने के बाद मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दूंगी, 1-1.5 घंटे के अंदर पूरी फ्लेमिंगो पढ़ा दी, उससे आप फ्लेमिंगो पढ़ लेना। अगर आपने मेरे ये 3 वन शॉट लाइव अटेंड कर लिए हैं भाई, इन्हें कभी भी पढ़ लेना। तुम्हें कभी लग रहा हो यार मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे सिलेबस नहीं आता, एग्जाम से 2 घंटे पहले, ठीक है 2 दिन पहले या 2 महीने पहले, 2 महीने तो अब बचे भी नहीं है हमारे पास में, जब भी आपको लग रहा हो मुझे इंग्लिश में आई एम स्टक, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे नंबर कैसे आएंगे, क्या करना है, ये 3 वन शॉट उठा के पढ़ लेना बस। और जो मैंने नोट्स दिए होंगे आपके 100 ऑन 100 आ जाएंगे। दैट्स ऑल आई कैन गारंटी यू, तुम्हारे फुल मार्क्स लेकर आने के लिए, क्योंकि ऐसे पढ़ाए हैं मैंने आपको चैप्टर्स, अभी ऐसे पढ़ाऊंगी। ये विस्तास बुक के चैप्टर फ्लेमिंगो के पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे कमेंट्स में बीच बीच में आपसे कराती रहूंगी, तो वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखते रहना है जो जो क्वेश्चन में पूछूंगी, बिकॉज दिस इज एक्टिवली पढ़ाई कर रहे हैं हम यहाँ पे। ये नहीं कि मैं आके तुम्हें बोले जा रही हूँ और तुम बस सुने जा रहे हो, नहीं, मैं तुम्हारे को प्रॉब्लम सॉल्विंग करना सिखाऊंगी एंड आई विल मेक श्योर कि तुम एक एक आंसर करना अपने बोर्ड एग्जाम तक इस वन शॉट के बाद ही सीख जाओ। तो लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाके भी सब्सक्रिप्शन ऑन करो, क्योंकि वहां से आपको बेहतरीन नोट्स मिल रहे हैं। ये नहीं, इससे भी बढ़िया नोट्स मिल रहे हैं विद पोएटिक डिवाइसेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ईच एंड एवरीथिंग। सो गो एंड सब्सक्राइब मी देयर। और वहाँ फिजिकल के भी नोट्स मिलेंगे आपको, और ह्यूमैनिटीज है तो वही सारे ही मिल रहे हैं बाकी भी, ठीक है। तो गो एंड सब्सक्राइब मी देयर। शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, द थर्ड लेवल। हर एक चैप्टर के राइटर का नाम जैसे ही हमारा चैप्टर शुरू होगा तुम्हें लाइव चैट में और जो नॉर्मल वाली चैट है उसमें लिख देना द थर्ड लेवल चैप्टर का नाम, राइटर का नाम जल्दी से लिख दो, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर व्हाट वी विल स्टडी अबाउट आदमी, एक इंसान जिसका नाम है चार्ली। तो चलिए इसको हम मान लेते हैं ये है हमारा चार्ली। तो मैं आपको लाइन बाय लाइन रीड करा रही हूँ, ठीक है। इस इंग्लिश को अगर आपने समझ लिया, ये इतनी इजी मैंने लिखी है, ये लाइंस तुम्हारे दिमाग में अभी बच जाएंगी और इसी से आप भयंकर से भयंकर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले चार्ली के बारे में। तो पहले चार्ली और उसकी लाइफ के बारे में जानते हैं। चार्ली इज एन ऑर्डिनरी 31 ईयर ओल्ड मैन। 31 साल का है चार्ली। कितने साल का है कॉमेंट करो जल्दी। 31 साल का है। मैरिड टू लुइजिया, ठीक है। वाइफ का नाम क्या है? लुइजिया वाइफ है। एंड ही इज लिविंग इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में रहता है, वहीं काम करता है। ही बिलीव्स इन अ मिस्टीरियस थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। वो क्या बिलीव करता है? कोई इतनी मुश्किल इंग्लिश तो नहीं है। उसको ये लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ये क्या है? ये न्यूयॉर्क का एक सबसे, आप कह सकते हो बहुत हिस्टोरिक, आज तक चलता हुआ सबसे बड़ा स्टेशन है। यहाँ से ट्रेन जाती है इधर उधर न्यूयॉर्क से आने जाने के लिए, ठीक है। बहुत बड़ा स्टेशन है, यूट्यूब पे जरा सर्च कर लेना, क्या मस्त जगह है ये, ठीक है। तो ये इसको रोज यूज करते हैं और इसको ऐसा लगता है कि इस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की 3 लेवल है। लेवल मतलब क्या होता है? मंजिल, ठीक है। फ्लोर्स जैसे होते हैं, वैसे इसमें 2 ही है, इसे ऐसा लगता है कि 3 है, ठीक है। विच द रेल रोड डिनाई एग्जिस्ट। रेल रोड मतलब क्या हुआ? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वाले अमेरिका का हर इंसान कहेगा भाई नहीं है 3, 2 ही तो है। ये कहता है जी 3 है, ठीक है। क्यों कहता है? पागल है ये। तो चलो देखते हैं, जाके इसने अपना चेकअप कराया था। और साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, तो जब इसने ये पागलों वाली बात सोची तो ये फिर साइकेट्रिस्ट के पास गया। अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड्स कॉल चार्ली एक्सपीरियंस अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। ये लाइन लर्न कर लो, पक्के से लर्न कर लो, इसको कमेंट सेक्शन में लिख दो, वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। उसके एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने कहा वेकिंग मतलब खुली आंखों से सपना देख रहे हो तुमने ये, जैसे तुम रात को सोते हुए सपना देख सकते हो, ऐसा कि एक और लेवल है, ये तूने उठते जागते देख लिया, ठीक है। ही बिलीव्स, अब ऐसे क्यों खुली आंखों से सपना क्यों देखा, ऐसा क्या हो गया? ही बिलीव चार्ली वांट्स टू एस्केप द स्ट्रेस ऑफ मॉडर्न लाइफ। वो कहता है आपको ना मॉडर्न लाइफ के अंदर बहुत स्ट्रेस हो गया है, आप बहुत परेशान हो अपनी जिंदगी से, इसलिए आपने जो है ऐसा खुली आंखों से सपना देखा। हिज फ्रेंड्स एंड साइकेट्रिस्ट also says that Charlie stamp collecting also reflect his desire for refuge। वो कहते हैं कि ये जो तुम स्टैम्प कलेक्शन भी करते हो, स्टैम्प क्या होते हैं? जैसे वो डाक जब भेजते हैं एनवेलप के ऊपर एक स्टैम्प लगती है ना, वो वाली स्टैम्प्स। तो काफ़ी लोगों को ये शौक होता है कि स्टैम्प कलेक्ट करे। तो वो कहते हैं ये भी तुम्हारा डिज़ायर फॉर रेफ्यूज। रेफ्यूज मतलब होता है निकलना किसी सिचुएशन से। आप बहुत परेशान हो तो आप डे ड्रीमिंग करते हो ना कि हाँ मेरे पे फरारी है, मैं घूम रहा हूँ मजे से, इसे कहते हैं डे ड्रीमिंग करना। तो ये तो डे ड्रीमिंग करते हो, यही तुम्हारा स्टैम्प कलेक्शन भी एक रियलिटी से भागने का तरीका है। चार्ली आर्ग्यूड दैट हिज इंटरेस्ट इज इंस्पायर्ड बाय हिज ग्रैंडफादर्स पीसफुल पास्ट। बट चार्ली कहता है ऐसा कुछ नहीं है, स्टैम्प कलेक्शन पागल लोग करते हैं, मेरे ग्रैंडफादर भी करते थे, वो तो बहुत अच्छे ज़माने में रहते थे, उन्हें कोई जरूरत नहीं थी। एंड इवन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट लव फॉर स्टैम्प्स।
प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, अमेरिका के इतने बड़े प्रेसिडेंट भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे, वो भी मेरी तरह क्या रियलिटी से भागते थे, तो चार्ली को उनकी बातों पे यकीन नहीं होता है। नाउ चार्ली विल टेल अस कि कैसे वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की 3rd लेवल पे गया था। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा लॉन्ग वाला, तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ से बहुत ध्यान से रीड लगाओ। वन लेट समर, एक दिन समर नाइट थी, रात होने वाली थी। चार्ली डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। चार्ली ने सोचा सबवे ले लेता हूँ, जो अंडरग्राउंड ट्रेन होती है, टू रीच हिज अपार्टमेंट फास्टर, क्योंकि उसे जल्दी जाना था अपने घर। ही वेयर्स अ टैन गार्बेटाइन सूट। जल्दी कमेंट सेक्शन ओपन करो, उसमें लिखना शुरू करो क्या पहना है। टैन मतलब ये ब्राउनिश से कलर का गार्बेटाइन कपड़े का सूट पहना था। एंड अ स्ट्रॉ हैट, एक हैट लगा रखी थी उसने ऐसी सी। एंड नोटिसेस मेनी मेन ड्रेस लाइक हिम, आसपास में उसके जितने ऑफिस वाले लोग थे वैसे ही कपड़े पहने थे। ही एंटर्स फ्रॉम वैंडरबिल्ट एवेन्यू, एक जगह से एंटर करता है। गोज डाउन द 1st लेवल, वैंडरबिल्ट एवेन्यू से एंटर करके पहले जाता है पहली मंजिल पे, ठीक है। वहां पे एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, जल्दी जो ट्रेन जाती हैं। देन टू द 2nd लेवल, जहां सबअर्बन ट्रेन चलती है। फिर वो 2nd लेवल पे पहुंचा जहां सबअर्बन ट्रेन जा रही थी। एंड फाइनली इनटू अ सबवे कॉरिडोर। सडनली वहां से वो एक कॉरिडोर में घुस जाता है। कॉरिडोर क्या होता है? गलियारा, जैसे तुम्हारे स्कूल के अंदर होते हैं। अब क्या हुआ भाई, कॉरिडोर में जाने के बाद जब वो कॉरिडोर में जाता है गाइस, तब वो खो जाता है। ये है देखो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो चार्ली गेट्स लॉस्ट इन अनफेमिलियर कॉरिडोर्स, और ये चार्ली का यूजुअल है, कई बार वो ऐसे अलग अलग गलियारों में खो जाता है वहां पे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में। For him, Grand Central Station seems to grow like a tree with endless tunnels and doorways. चार्ली के ऊपर ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। उसको ना वैसे भी अपने दिमाग में लगता है कि ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऐसे अपने गलियारे निकाले जा रहा है, जैसे ट्री की रूट्स होती है ना, ये पेड़ की जड़ें फैली हुई होती है, तो उसे लगता है ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ये अपनी जड़ों की तरह नई अपने गैलरीज निकाल रहा है, ठीक है। द कॉरिडोर्स एंगल लेफ्ट एंड स्लोप्स डाउनवर्ड डिस्पाइट अनईजीनेस, चार्ली कंटिन्यूज। अब जिस कॉरिडोर के अंदर हमारा चार्ली घुसा था अभी, ठीक है, जहां पे उसने एंट्री मारी थी, वो ना लेफ्ट की तरफ मुड़ने लगा। चार्ली को कुछ अजीब भी फील हुआ कि यार कुछ तो गड़बड़ हो रही है, बट उसने कहा चल कोई नहीं, चलता रहता हूँ। ही एयर्स ओनली हिज फुट स्टेप्स, उसको उस कॉरिडोर के अंदर बस अपने पैरों के चलने की आवाज आ रही थी। देन अ हॉलो रोरिंग साउंड सजेस्टिंग एन ओपन स्पेस अहेड, और फिर जैसे ये टनल है तो टनल के किनारे पे खुली जगह है ना, तो वहां से उसको आवाज आती है, मतलब चल ठीक है रास्ता तो है आगे। अब क्या हुआ, जैसे ही वो टनल से बाहर निकलता है, आफ्टर अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, यानी कि 2-3 सीढ़ी आती है, चार्ली रीचेज द 3rd लेवल। तो दिस इज हाउ हमारा चार्ली भाई 31 साल वाला 3rd लेवल पे पहुंच जाता है। अब उसे कैसे पता चला कि ये 3rd लेवल है? वो काफ़ी स्मॉल था, जैसे आजकल के चार्ली के ज़माने में जैसे होता था, लेवल जो होती थी उससे काफ़ी छोटा था, विथ फ्यूअर टिकट विंडो भी 2-4 ही थी, अब तो बहुत ज़्यादा होती हैं। एंड वुडन इन्फॉर्मेशन बूथ था, सीमेंट का बना होता है ना, यहाँ लकड़ी का बना था। द अटेंडेंट्स वेयर अ ग्रीन आई शेड, अटेंडेंट ने हरे रंग का चश्मा लगा रखा था, जो आज के फैशन के लोग तो नहीं लगाते। एंड अ लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर यहाँ हाथों पे पहने जाते, वो पहने थे जो आजकल लोग नहीं पहनते। गैस लाइट फ्लिकर्स, तभी उसका आंख पे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ फ्लिकर कर रही है, जैसे मोमबत्ती की जो लौ ऐसे फ्लिकर कर रही होती है वैसे। तो वो ऊपर देखता है तो गैस लाइट थी, स्ट्रीट लाइट आजकल इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, गैस से जलने वाली पुरानी जमाने की लाइटें थी। भैया ये क्या हुआ? चार्ली कंफ्यूज। और उसकी आंखों में इल्यूमिनेटिंग होती है, आंखें उसकी ऐसे चमकती हैं। ब्रास पिटॉन्स पड़े होते हैं और सारा ओल्ड स्टाइल डिकोर था। ब्रास पिटॉन्स क्या होते हैं? ब्रास एक टाइप का मेटल होता है, उसके बड़े से आप कहो कंटेनर पड़े हैं जिसमें लोग जो है स्पिट कर सके, जो पान वगैरह खाते हैं, ठीक है। तो वो बड़ा हैरान, भाई मैं कहाँ पहुंच गया हूँ, ये क्या हो रहा है। एंड एवरीवन इज ड्रेस लाइक 1890s, और सब लोगों के कपड़े 1890s जैसे थे। मैन विद हैंडल बार मुस्टैचेस, लोगों की हैंडल बार मुस्टैचेस होती है। हैंडल बार मुस्टैचेस ऐसे होती हैं, आजकल लड़के रखते हैं कुछ, ठीक है, ये देखो ऐसी सी होती हैं, ये ऐसे मुझे आनी नहीं बनानी, ये हैंडल बार होती है एक इधर से, ठीक है। डर्बी हैट्स एंड स्मॉल लेपल सूट्स पहन रखे थे उन्होंने। एंड वुमेन इन अ लेग ऑफ मटन स्लीव्स, और वुमेन ने ऐसी पफ स्लीव्स वाले टॉप पहन रखा था। तो भाई उससे समझ में आ गया पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुए लोग हैं, कुछ तो गड़बड़ है। तभी उसकी नज़र पड़ता है इंजन के ऊपर, जो ट्रेन का इंजन था वो था करियराइज्ड लोकोमोटिव, और उससे उसे कन्फर्म हो जाता है कि मैं पास्ट के एरा में हूँ। करियराइज्ड लोकोमोटिव कैसा होता है, रुको मैं ये दिखाती हूँ आपको। ये याद है तुम्हें थॉमस ट्रेन कार्टून आता था पहले, ये जिसमें स्टीम इंजन होता है आगे ऐसा वाला, इसे हम कहते हैं करियराइज्ड लोकोमोटिव। अब ये वाली ट्रेन देख के चार्ली समझ गया कि भाई कुछ गड़बड़ है, ये मेरा ज़माना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो उसे कंफर्म करने के लिए न्यूज़पेपर के पास गया। अ न्यूज़पेपर रेड द वर्ल्ड डेटेड 11 जून 1894 मेंशनिंग प्रेसिडेंट क्लेवलैंड की खबर। तो मैं पुराने ज़माने में पहुंच गया हूँ, जल्दी लिखो इस चीज़ को कॉमेंट सेक्शन के अंदर। कैसे पता करेगा? न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर कौन सा देखा उसने? द वर्ल्ड, जो अब आना बंद भी हो चुका था उसके टाइम पे, उसे और कंफर्म हो गया। न्यूज़पेपर की डेट से तो हुआ ही, ऊपर से ही न्यूज़पेपर तो अब बंद भी हो गया था, ठीक है।
तो उस पर डेट थी 11 जून 1894 और प्रेसिडेंट क्लेवलैंड की खबर लगी थी। अब चार्ली को समझ में आ गया है कि भैया ये 1894 में मैं पहुंच चुका हूं। अब रैदर देन चार्ली डर जाए, ही चोजेस गेलिसबर्ग इलियोनिस, अ टाउन विद बिग हाउसेस, लॉन्ग समर इवनिंग्स एंड अ पीसफुल लाइफ फार फ्रॉम वॉर्स एंड एंजाइटी। तो चार्ली ने सोचा कि चल यार, अगर मैं अब टाइम ट्रैवल करके पीछे के ज़माने में पहुंच ही चुका हूं तो क्यों ना यहाँ से मैं टिकट ले लेता हूँ एक शहर की जिसका नाम है गेलिसबर्ग इलियोनिस, क्योंकि उसे वहाँ जाके रहना था। एट द टिकट काउंटर चार्ली डिस्कवर्स हिज मॉडर्न मनी इज यूजलेस। अब जैसे वो टिकट काउंटर पे जाके उसने अपने पैसे दिए कि मुझे 2 टिकट दे दो मेरी और मेरे वाइफ के लिए गेलिसबर्ग इलियोनिस की, उसे पता चलता है कि वहाँ पे ओल्ड स्टाइल करेंसी चलेगी 1894 की, क्योंकि नोट बदलते रहते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ डिमोनेटाइजेशन हुआ, पुराने 1000 के नोट अलग थे तो अब इनके भी बदल गए थे। ओके, ये लाइन कुछ गड़बड़ है, इसे लीव करो। चार्ली लीव्स क्विकली रियलाइजिंग दैट जेल एग्जिस्ट इवन इन 1894। तो जब क्लर्क को लगा कि भाई ये कुछ गड़बड़ हुई है, ये गलत पैसे मेरे को दे रहा है नए जमाने के जब दिए थे, तो चार्ली अपने पैसे वापस लेके वहां से भाग जाता है, क्योंकि चार्ली डर जाता है, क्योंकि जेल तो 1894 में भी थी। तो उसने सोचा दोबारा आऊंगा यहाँ पुराने जमाने के पैसे लेके, तब मैं टिकट खरीदूंगा। ठीक है, अब चार्ली को एक जगह मिल गई है 3rd लेवल, वहां से वो ट्रेन लेके कहाँ जाना चाहता है, पुराने ज़माने की दुनिया में अपनी वाइफ के साथ। अब उसको बस टिकट चाहिए वापस जाने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट डे, अगला दिन हो गया, अब चार्ली अपने घर चला गया। नेक्स्ट डे चार्ली बाइज ओल्ड स्टाइल करेंसी विद $300 बट लेस देन 200 वर्ड ड्यू टू प्रीमियम। तो उसने $300 दिया, बदले में से $200 मिले, इसके पास अब आ गए थे पुराने ज़माने के 1894 के $200। ठीक है, एग कॉस्ट 13 सेंट्स अ डजन इन 1894, तो इसलिए उसको कोई वहाँ पे लगा खर्चे में दिक्कत नहीं होगी, पुराना जमाना बहुत सस्ता है। डिस्पाइट रिपीटेड अटेम्प्ट्स चार्ली नेवर फाइंड्स द 3rd लेवल अगेन। अब प्रॉब्लम क्या हुई, चार्ली वो $200 जेब में रख के घूमता था पुराने जमाने के कि 3rd लेवल मिल जाए, अब कभी उसे 3rd लेवल मिली ही नहीं। लूजिया वरीज एंड आस्क्ड हिम टू स्टॉप बट चार्ली क्यूरियोसिटी रिमेन्स। अब लूजिया डर गई, लूजिया कहती थी अब रोज रोज मत ढूंढना करो, बट वो हमेशा ढूंढता ही रहता था और एक बार उसने परेशान होकर फिर बंद भी कर दिया था ढूंढना। तो हुआ क्या, बिल्कुल परेशानी वाली बात हो गई चार्ली के साथ। मिली उसे 3rd लेवल और बाद में उसे कभी मिली ही नहीं। $200 पुराने ज़माने में रख के वो घूमता ही रहता था अपने साथ में। ठीक है, अब क्या होता है, चार्ली का एक दोस्त था सैम, एकदम से उसके गायब होने की उसे खबर मिलती है। क्या होता है चलो पढ़ते हैं। सैम वीनर डिसअपियर्स मिस्टीरियसली, चार्ली बिलीव्स ही हैज़ गॉन टू 1894 गेलिसबर्ग। तो उसका एक दोस्त जिसका नाम है सैम, एकदम से वो गायब हो जाता है और चार्ली को लगता है कि ये जो मेरा दोस्त है ना, ये 1894 में ही गया है। कैसे? बिकॉज चार्ली लेटर फाइंड्स अ फर्स्ट डे कवर डेटेड 18 जुलाई 1894 एड्रेस टू हिज ग्रैंडफादर एड्रेस इन गेलिसबर्ग। क्योंकि एक दिन चार्ली गेलिसबर्ग के एड्रेस पे आया हुआ एक फर्स्ट डे कवर उसको मिलता है। फर्स्ट डे कवर देखो क्या होता है, जब भी कोई नया स्टैंप लॉन्च होता है, जैसे मैंने कहा ये स्टैंप लॉन्च हुआ है, तो जो लोग स्टैंप कलेक्ट करते हैं वो एक एनवेलप के ऊपर स्टैंप लगा देते हैं, अंदर कुछ नहीं लिखते, खाली एनवेलप पे अंदर खाली एक पेपर रख देंगे, उस पर ये स्टैंप लगा के अपने एड्रेस पे भेज देते हैं कि उनके पास ये नए वाले स्टैंप का कलेक्शन में उनके आ जाए। अब चार्ली के दादाजी का कलेक्शन ही चल रहा है, उसके पास बहुत सारे फर्स्ट डे कवर्स थे। तो एक दिन वो बैठ के फर्स्ट डे कवर देख रहा था, तो उसे एक नया फर्स्ट डे कवर दिख गया कि यार पहले तो ये नहीं था। उस फर्स्ट डे कवर पे 18 जुलाई का डेट थी 1894 और उसके दादाजी वाले एड्रेस पे ही था वो। तो उसने खोल के उसे देखा, यूजुअली अंदर कुछ लिखा नहीं होता, बट आज उसके अंदर एक लेटर था। ठीक है, क्या लेटर था उसके अंदर? उसके अंदर लेटर लिखा था, यहाँ पे देखो, उसके अंदर एक नोट था उसके उसी फ्रेंड की तरफ से जो गायब हो गया था। सैम्स नोट डिस्क्राइब हिज हैप्पी लाइफ इन 1894 इनवाइटिंग चार्ली एंड लूजिया टू ज्वाइन हिम। क्या हुआ भाई, जो उसका दोस्त सैम डिसअपियर हुआ था ना, उसको कहीं से 3rd लेवल मिल गया और भाई वो पहुंच चुका है 3rd लेवल पे भाई। एंड देन ही मेंशंस म्यूजिक, लेमनेड एंड पीसफुल इवनिंग। और उसने बताया यहाँ बहुत मजे आते हैं, हम शाम को गाने गाते हैं, लेमनेड पीते हैं। एंड सैम ये भी बताता है कि उसने अपने $800 ओल्ड स्टाइल करेंसी को फार्म बिजनेस के अंदर एक्सेप्ट कर दिया है, वो इन्वेस्ट कर दिया है। और उसने $800 लेके गया था वो पुराने ज़माने के अंदर, उसने अपना वहाँ बिजनेस भी लॉन्च कर लिया है फार्म का, बढ़िया सा अपना। और जो है इससे चार्ली को प्रूव हो गया कि 3rd लेवल सच्ची में है और उस 3rd लेवल पे उसका दोस्त तो पहुँच गया बट वो नहीं पहुँच पा रहा है। अभी अगर यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा है ये फर्स्ट डे कवर वाला, तो भाई टाइम ट्रेवल वाली मूवीज़ में कन्फ्यूजन तो होता ही है, तो इस चैप्टर में भी होगा। हमारा चार्ली का दोस्त वहाँ पहुँचा, उसने लेटर लिख के उसके दादाजी के एड्रेस पर डाला और नए ज़माने में वो आ गया उसके हाथ में। ठीक है, उस पर गैरी फील्ड का स्टैंप लगा हुआ था, ये याद रखना, डल 6 सेंट का डल ब्राउन सा था। इतना आता नहीं है पेपर में बट फिर भी मैंने सब लिख दिया है। तो भाई क्या हुआ, चार्ली का दोस्त पहुंच गया, उसको मिल गई 3rd लेवल
और हमारे चार्ली को तो कभी मिली नहीं। अब चैप्टर का ट्विस्ट ये है कि वो पता है आपको कौन था? सैम था चार्ली का साइकियाट्रिस्ट, वही जो कह रहा था ना खुली आंखों से सपना देख रहे हो, पागल हो, ये हो वो हो, वही था। ऐसा हमें बताया गया है कि वही था हमारा साइकियाट्रिस्ट। अब मे भी ऐसा हो कि ये भी चार्ली की एक इमेजिनेशन ही हो, कोई दोस्त वोस्त उसका ना पहुंचा हो, और मे भी सच हो, हमें नहीं पता टाइम ट्रैवल होता है या नहीं। तो विद दिस ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। मैंने यहाँ पे इसकी थीम लिख दी है, तो यहाँ पे आप इसको रीड कर सकते हो। हम चलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। उससे पहले तुम्हें कमेंट सेक्शन में, हम 10-20 सेकंड का ब्रेक ले रहे हैं, तुम्हें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है चार्ली का एक करेक्टर स्केच और थर्ड लेवल कैसे दिखता था, लाइट कैसी थी, लोगों के कपड़े कैसे थे, सब कुछ नोट बना के लिखो अभी के अभी। एंड मैं पढ़ाती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर द टाइगर किंग। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं अपने अगले चैप्टर को, द टाइगर किंग। इसको लिखा है काल्की जी ने, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं। द स्टोरी इंट्रोड्यूसेस द महाराजा ऑफ प्रतिबंधापुरम, पॉपुलरली नोन एज टाइगर किंग। इसमें हम एक टाइगर किंग के बारे में पढ़ेंगे जो महाराजा है प्रतिबंधापुरम के। ही हैज एन एब्सर्डली लॉन्ग रॉयल टाइटल शॉर्टेंड फॉर कन्वीनियंस। इनके बड़े अलग अलग से नाम है, महाराजा, रिद्धि राजा, ACTC, ऐसे बहुत सारे, बट हम इन्हें शॉर्ट में टाइगर किंग कहते हैं। द नरेटर अनाउंसेस एट द वेरी बिगिनिंग दैट द टाइगर किंग इज ऑलरेडी डेड, क्रिएटिंग क्यूरियोसिटी अबाउट हाउ ही डाइड। जैसे ही चैप्टर शुरू होते हैं नरेटर हमें बताते हैं कि वो मर चुके हैं, तो हमारे मन में क्यूरियोसिटी होती है भैया टाइगर किंग मरे कैसे थे। प्रोफेसी एट द बर्थ, अब जिस दिन टाइगर किंग पैदा हुए थे तो उस दिन एक भविष्यवाणी हुई थी। तो चलो पढ़ते हैं क्या भविष्यवाणी हुई थी। एट हिज बर्थ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट द प्रिंस विल ग्रो इनटू ग्रेट वॉरियर बट ही इज डिस्टाइन्ड टू डाई। जब वो पैदा हुए थे तो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया था भविष्यवाणी करने के लिए, क्या हाल होगा इनका। तो उन्होंने कहा वैसे तो बहुत बड़ा वॉरियर बनेगा बट एक दिन मर जाएगा। दे हेजिटेटेड टू रिवील द कॉज ऑफ द डेथ, और जैसे ही उन्होंने कहा मरेगा तो मरने का रीजन बताने से पहले वो बहुत डर रहे थे। शॉकिंगली उसी समय एक सरप्राइज होता है। द 10-day-old प्रिंस स्पीक्स इंटेलिजेंटली एंड चैलेंजेस द एस्ट्रोलॉजर। तभी वो जो छोटा बेबी था 10 दिन का, एक मिरेकल होता है, चमत्कार होता है, हमारा टाइगर किंग बोल पड़ता है कि भैया मरना तो सब नहीं है, मुझे बताओ मैं मरूंगा कैसे, ठीक है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर रिवील्स दैट सिंस द प्रिंस वाज बोर्न अंडर द साइन ऑफ द बुल, तो इस छोटे से बेबी ने इतनी लॉजिकल बात करी, मरना तो है ना, तो ये बताओ मरना कैसे है। तो वो बताते हैं कि तुम साइन ऑफ द बुल में पैदा हुए हो, हिज डेथ विल कम फ्रॉम अ टाइगर एज द बुल एंड टाइगर आर एनिमीज। तो बुल और टाइगर एनिमी होते तो तुम्हारी मौत होगी एक टाइगर से। फियरलेस द इन्फेंट बोल्डली डिक्लेयर्स लेट द टाइगर बी वेयर, तो ये छोटा बेबी डरने की जगह कहता है लेट द टाइगर बी वेयर, फोरशैडोइंग हिज ऑब्सेशन, ठीक है। पहले से ही पता चल गया कि ये डरने वाले हैं नहीं। चलिए आगे पढ़ते हैं। एज द प्रिंस ग्रो अप ही इज रेज्ड इंटायरली अंडर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, तो इसमें हम वो जमाना पढ़े जब इंडिया में ब्रिटिश रूल चल रहा था और ये थे एक राजकुमार, तो इनको बिल्कुल ब्रिटिश कल्चर में पाला गया था और कोई मिरेकल नहीं हुआ था इनकी लाइफ में, बस 10 दिन में बोले थे ये। ही ड्रिंक्स इंग्लिश काउस मिल्क, ठीक है, टॉट बाय इंग्लिश ट्यूटर्स एंड वॉच इंग्लिश फिल्म, सब कुछ इंग्लिश था इनकी लाइफ में। एट द एज ऑफ 20 ही टेक्स कंट्रोल ऑफ द स्टेट, जब ये 20 साल के होते तो इनका राज्य इनके हाथ में दे दिया जाता है। सून द प्रोफेसर रीचेस हिज ईयर्स चेंजिंग हिज लाइफ फॉरएवर, और तभी इनके कान में वो बात पड़ जाती है कि अच्छा मैं पैदा हुआ था तो ये बात हुई थी कि मुझे तो एक टाइगर मारने वाला है। डिटरमाइंड टू डिफीट द फेट, तो इन्होंने सोचा मुझे टाइगर मारेगा, मेरी किस्मत ऐसी, अब मैं किस्मत को ही हरा दूंगा। द महाराजा बिगेन्स हंटिंग टाइगर्स बिलीविंग इट एन एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस, तो महाराजा गए जंगल में और टाइगर को मार दिया और क्या कहा कि ये तो सेल्फ डिफेंस है, ये मुझे मारी, उससे पहले मैं इसे मार रहा हूं। आफ्टर किलिंग हिज फर्स्ट टाइगर ही समन्स द एस्ट्रोलॉजर, पहला टाइगर मारने के बाद वो एस्ट्रोलॉजर को बुलाते हैं। द एस्ट्रोलॉजर वांट्स द किलिंग दैट किलिंग 99 टाइगर्स विल बी सेफ बट द 100 टाइगर विल बी डेंजरस, तो एस्ट्रोलॉजर आता है, वही वाला आता है जिसने बचपन में कहा था तू टाइगर से मरेगा, और वो कहते हैं कि आप 99 टाइगर्स ऐसे ही मार दोगे बट 100 वाले टाइगर से डर के रहना, वो डेंजरस होगा तुम्हारे लिए। तो ऑब्सेस्ड विद डिसअप्रूविंग द डेस्टिनी, तो ये जो किस्मत जो उनकी बताई गई है उनको डिसअप्रूव करना था कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। द महाराजा बैन्स ऑल हंटिंग एक्सेप्ट बाय हिमसेल्फ, महाराजा ने हंटिंग करने पे बैन लगा दिया, गांव में कोई हंटिंग नहीं करेगा, बस मैं करूंगा। ही वाउज टू फोकस ऑन नथिंग एल्स अंटिल ही किल 100 टाइगर, और एक प्रण लेते हैं कि कुछ काम नहीं करूंगा राज्य के जब तक 100 टाइगर नहीं मार देता। ही सर्वाइव मेनी डेंजरस एनकाउंटर्स, समटाइम्स रेसलिंग टाइगर्स विद बेयर हैंड, स्ट्रेंथनिंग हिज बिलीफ इन हिज इनविंसिबिलिटी। तो इतनी मुश्किल लाइन छोड़ो, बेसिकली ये है बहुत बार टाइगर से ये लड़े, कभी कभी बेयर हैंड से भी लड़े ये, और हर बार ये जीते थे, बहुत टाइगर इन्होंने मार दिए, ठीक है। ट्रबल अराइजेस व्हेन अ ब्रिटिश ऑफिसर विशेस टू हंट टाइगर इन द स्टेट, एक दिन तो ये टाइगर हंटिंग की वजह से इनके राज्य की गद्दी पे ही बात आ गई थी। क्या हुआ, एक ब्रिटिश ऑफिसर आता है और उसने कहा कि मुझे भी टाइगर हंटिंग करनी है। द महाराजा रिफ्यूजेस फर्मली रिस्किंग हिज थ्रोन, महाराजा ने कहा नहीं मैं तो नहीं तुम्हें टाइगर हंट करने दूंगा, मच्छर या कुछ और मारना है तो बता दो मेरे को, टाइगर हंट तो बस मेरे लिए ही है। अब टू प्रोटेक्ट हिज रूल ही गिव्स 50 एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स टू ऑफिसर्स
ऑफिसर्स वाइफ। अब डर तो गए बंदा करने के बाद ब्रिटिश ऑफिसर को, तो वो जो है क्या करते हैं 50 बहुत महंगी महंगी डायमंड की रिंग मंगाते हैं कलकत्ता से आई मीन टू से, और उसको उसकी वाइफ को गिफ्ट कर देते हैं कि वो जरा मुझसे इंप्रेस हो जाएगी और फिर मेरा राज्य नहीं छिनेगा। दो ही लूजेस 3 लाख रुपीज, हिज अथॉरिटी इज सेव्ड। और वो जो लेडी थी उन्होंने 50 की 50 रिंग रख ली, इवन दो इन्हें लगा था 1-2 रख के वापस कर देंगी, तो टोटल में इनका 3 लाख का खर्चा आता है, बट इनका राज्य तो बच जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या हुआ, ओवर 10 ईयर्स 10 साल के अंदर महाराजा किल 70 टाइगर, तो 70 टाइगर तो इन्होंने मार दिए थे। सून टाइगर्स बिकेम इन एक्सटिंक्ट इन हिज स्टेट, इनके यहाँ टाइगर पॉपुलेशन खत्म हो गई। डिस्परेट ही डिसाइडेड टू मैरी इनटू अ रॉयल फैमिली फ्रॉम अ टाइगर रिच किंगडम, तो इन्होंने एक तरकीब निकाली कि एक लड़की से शादी करता हूँ जिसके किंगडम के अंदर बहुत सारे टाइगर्स हो, एक ऐसी राजकुमारी से शादी करता हूँ। आफ्टर मैरिज ही हंट्स टाइगर ड्यूरिंग विजिट टू हिज फादर इन लॉ स्टेट, और शादी कर भी लेते हैं ये उस लड़की से, और जब भी जाते थे अपने ससुराल वहां जाके कुछ टाइगर्स मार के आते थे। रीजिंग अकाउंट ऑफ 99 टाइगर्स अब ये कंप्लीट कर चुके थे। अब क्या होता है, एक टाइगर बचा था बस। व्हेन ओनली 1 टाइगर रिमेन्स द महाराजा बिकेम रेस्टलेस एंड फ्यूरियस, क्योंकि आखिरी टाइगर मिल ही नहीं रहा था। टाइगर डिसअपियर्स एवरीवेयर, भाई कहीं टाइगर नहीं मिलता था। मेकिंग द हंट नियरली इम्पॉसिबल लग रहा था कि 100वां टाइगर कैसे मारेंगे। व्हेन शी बिगेन डिसअपियरिंग फ्रॉम अ नियर बाई विलेज, अ टाइगर इज सस्पेक्टेड, तभी क्या होता है इनके आसपास के विलेज में से कहते हैं कि शीप डिसअपियर हो रही है, मतलब शायद टाइगर आया है। द महाराजा वॉज वेरी हैप्पी, महाराजा खुश हो जाते कि अच्छा पास वाले गांव में शायद टाइगर है। ही अनाउंसेस टैक्स एग्जेम्पशन फॉर द विलेज एंड लॉन्चेस अ फियर्स हंट, वो क्या करते हैं, कहते हैं ठीक है इस वाले विलेज को तो मैं बहुत खुश हो गया हूँ, टैक्स भी मत देना, और वहां पहुंच जाते हैं अपनी पूरी पलटन लेके कि अब मैं यहीं रहूंगा जब तक उस टाइगर को मार नहीं देता। इन रेज ही फायर्स ऑफिसर एंड थ्रेटन टू डबल द टैक्सेस, बट वहां कोई टाइगर होता नहीं है, कुछ भी नहीं था, ये वहीं बैठे रहते हैं जंगल में, और गुस्सा बढ़ता रहता है इनका, और गुस्से में आके उसी वाले जो है जगह के ऑफिसर्स को निकालने लगते हैं और कहते हैं मैं डबल कर दूंगा टैक्स को, अपना गुस्सा निकाल रहे होते हैं। अब क्या होता है, फियरिंग डिजास्टर द दीवान सीक्रेटली ब्रिंग्स एन ओल्ड टाइगर फ्रॉम द मद्रास जू, तो इनके एक दीवान साहिब थे, यानी कि जो इनकी सारी देखरेख करते थे राज्य की, तो वो डर जाते हैं कि ये हमारा राजा कर क्या रहा है, टैक्स बढ़ा रहे हैं, लोगों को जॉब से निकाल रहे हैं, कल को कांग्रेस का रूल आ जाएगा यहाँ पे, मतलब पॉलिटिकल लीडर्स बाकी आ जाएंगे, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो खुद से एक काम करते हैं, वो टाइगर लेकर आते हैं अपनी गाड़ी में रख के रात को, कहाँ से, पीपल्स पार्क इन मद्रास, यानी कि एक जू से एक टाइगर ले आते हैं। दिस टाइगर इज रिलीज इनटू द फॉरेस्ट, और वो जो जू वाला टाइगर था उसको वो फॉरेस्ट में रिलीज कर देते हैं। द महाराजा शूट्स इट एट इट एंड बिलीव ही हैज किल्ड द 100 टाइगर, वो वाला जो टाइगर जो जू वाला था बेचारा, वो उनके सामने आता है, टाइगर किंग उसे किल करते हैं, शूट करते हैं, और उन्हें लगता है वो नीचे गिर गया, बस हो गया मेरा 100 टाइगर का मिशन कंप्लीट। बट इन रियलिटी द बुलेट मिसेज एंड द टाइगर मेयरली फेंट्स फ्रॉम शॉक, बट हुआ क्या था, वो टाइगर ना बहुत बूढ़ा सा था जू वाला, तो वो बुलेट की आवाज़ से शॉक के मारे बेहोश हो गया था, वो मरा नहीं था। और टाइगर किंग ने क्या करा था, टाइगर किंग ने उस टाइगर को जैसे ही हिट करा, शूट करा, उनके सामने वो गिर गया था, तो उन्होंने अपने लोगों को बोला ठीक है इसकी बॉडी लेकर आ जाओ मेरे पीछे पीछे, मैं इसको महल में जश्न मनाऊंगा। उन्होंने चेक भी नहीं करा जाके कि वो मरा हुआ है या नहीं है, वो अपने घर चले गए थे महल में। बाद में उनके जो हंटर्स थे उन्होंने देखा कि अच्छा ये तो बेहोश ही है, ये मरा नहीं था, तो फिर वो 100 टाइगर को हंटर्स ने मार दिया और उसकी बॉडी को फिर वो वहां ले गए। तो 100 टाइगर को किसने मारा, राजा ने? नहीं ना, उनसे तो मिस हो गया था, वो हंटर्स ने मारा था। ठीक है, तो यही लिखी है, टू सेव देमसेल्फ द हंटर किल द टाइगर सीक्रेटली एंड अरेंज अ ग्रैंड प्रोकेशन, फिर उसको बिल्कुल जलसे में लेके जाते हैं उस टाइगर की डेड बॉडी को। ठीक है, बिलीविंग फेट इज डिफीटेड, अब टाइगर किंग तो टेंशन फ्री हो गए, उन्हें लगा 100 टाइगर मैंने मार दिया, मेरे को अब कोई कुछ नहीं कर सकता। द महाराजा शिफ्ट अटेंशन टू हिज सन्स 3rd बर्थडे, उनके बच्चे का 3rd बर्थडे आया था, तो अब वो शॉपिंग करने जाते हैं। ओके, तो ही बाइज अ चीप वुडन टाइगर ट्रॉय दो द शॉपकीपर टोल्ड हिम ओवर प्राइस। तो हुआ क्या था, बेसिकली वो एक शॉप पे जाते हैं, उन्होंने वहाँ पे लकड़ी का टाइगर पसंद आ जाता है, वो था तो बहुत सस्ता, 1-2-3 आने का ही था ऑलमोस्ट, पढ़ के बताना बुक में से कितने आने का था वो, ठीक है, मुझे डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन के अंदर, बट वो बहुत महंगा प्राइस बताता है टाइगर किंग को कि भाई ये गुस्सा ना हो जाए, इतना सस्ता टाइगर है। और वो महंगा प्राइस सुनने के बाद ये कोई महंगे पैसे पे नहीं करते हैं, फ्री में उठा के ले आते हैं कि ठीक है तुम्हारी तरफ से गिफ्ट हुआ मेरे बेटे के लिए। अब वो एक दिन अपने घर पे उस बच्चे के साथ अपने उस टाइगर से खेल रहे थे, बट क्योंकि वो बहुत ही पुअर क्वालिटी का बना हुआ था, अ वुडन स्प्लिंटर पियर्सेस द महाराजाज हैंड, तो एक तिनका महाराजा के हाथ में चुभ जाता है। द वुंड बिकम्स इन्फेक्टेड, और इन्फेक्शन हो जाता है, स्प्रेड रैपिडली डिस्पाइट द ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट तो उनको मिल रहा था बट पूरे बॉडी के अंदर उनका वो फैल जाता है। ठीक है, इन्फेक्शन। सर्जन्स परफॉर्म एन ऑपरेशन, फिर बड़े बड़े सर्जन आते हैं, ऑपरेशन करते हैं, एंड डिक्लेयर इट सक्सेसफुल, वो कहते हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। बट द महाराजा देयर इज इमीडिएटली, बट सक्सेसफुल तो हुआ, तो ऑपरेशन कैसे हुआ था, महाराजा मर गए थे। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है।
ये आयरनी ये थी इस चैप्टर की कि जो उन्होंने कहा था ना वो सच हो गया, सॉवे टाइगर ने ही अपना बदला लिया, वो एक वुडन टाइगर था रादर देन कि वो एक असली का टाइगर हो। तो यहाँ पे हमने ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। जल्दी से हम पढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर को। ये रही इस चैप्टर की आयरनी, आप इसको रीड कर लो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर। तो इस वाले चैप्टर के अंदर से आपको टाइगर किंग के बारे में आपको क्या लगता है, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन ही इज, वो कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बताओ। और मैं पढ़ाती हूँ आपको अगला चैप्टर, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ओके गाइस, तो फाइनली शुरू करते हैं अपना चैप्टर 3, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जिसको लिखा है तिशानी दोषी ने। तो राइटर का नाम और चैप्टर का नाम कमेंट करा, नहीं करा ना, जल्दी करो कमेंट, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले इस चैप्टर को, इसमें उन्होंने हमें बताया, हमारी राइटर ने, कि जब वो एंटार्क्टिका घूमने गई थी तो वहां पे क्या हुआ था, कैसा था वो, सिंपल यही है। लेट्स रीड। द ऑथर डिस्क्राइब्स हर जर्नी टू एंटार्क्टिका अबोर्ड अ रशियन रिसर्च वेसल एकेडमिक शिलोसकी। तो वो बताती है कि मैं एंटार्क्टिका गई थी तो वहां पे कैसा था, और वो किस में बैठ के गई थी वो एक रशियन रिसर्च वेसल के अंदर जिसका नाम है एकेडमिक शिलोसकी। इसकी स्पेलिंग हर बच्चे ने कमेंट करनी है, क्योंकि जब पेपर में आएगी तो आप लिख नहीं पाओगे, गलत लिखोगे। तो जल्दी से लिखो यहाँ से चेक करके, एकेडमिक शिलोसकी, ठीक है जी, जल्दी लिख दो कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं पेन चूज कर रही हूँ, ठीक है, हो गया। चलो, एंटार्क्टिका इज द कोल्डेस्ट एंड ड्राइएस्ट एंड विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ। एंटार्क्टिका क्या है, कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट है अर्थ के ऊपर। द जर्नी बिगेन्स इन मद्रास 3.09 नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। उनकी जर्नी शुरू होती है, बैठी कहाँ से थी, वो मद्रास से बैठी थी, मतलब शुरुआत उनकी वहां से हुई थी। शी क्रॉस 9 टाइम जोन, 9 टाइम जोन उन्होंने क्रॉस करे, क्योंकि हर देश से दूसरे देश में जाओगे तो अलग अलग टाइम होता है। 6 चेक पॉइंट क्रॉस करे, 3 समुंदर पार करे उन्होंने, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड सेवरल इकोस्फीयर्स पार करने के बाद वो पहुंच जाती हैं एंटार्क्टिका। 100 घंटे ट्रैवल करा था उन्होंने, कार, एरोप्लेन और शिप का मिलाकर, और फाइनली वो एंटार्क्टिका पे पहुंच जाती हैं। ऑन सीइंग द वास्ट वाइट लैंडस्केप, पहली बार जब उन्होंने एंटार्क्टिका पे कदम रखा तो उनको दिखा एंडलेस ब्लू होराइजन। होराइजन का होता है जहां पे आपको धरती और आसमान एक होता हुआ दिखाई देगा। मेरे को कोई फोटो मिली तो मैं लगा दूंगी, वरना आप सर्च करना, जैसे कि ऐसा दिखेगा आपको कि धरती और आसमान एक हो गया है। हर फर्स्ट फीलिंग वाज रिलीफ, वहां जाके उन्हें काफी रिलीफ, बहुत ही सुकून सा महसूस हुआ। शी इज ओवरवेल्म्ड बाय द इमेंसिटी, आइसोलेशन एंड साइलेंस ऑफ द प्लेस। और वहां जाके उन्हें लगा कि कितनी आइसोलेटेड और कितनी अलग सी जगह है, ये बिल्कुल पीसफुल सी। द रियलाइजेशन दैट इंडिया एंड एंटार्क्टिका वर वंस पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास डीपली फैसिनेट्स हर। और जब वो वहां एंटार्क्टिका पे खड़ी हुई थी तो उन्हें याद आता है कि एक जमाने में इंडिया और एंटार्क्टिका एक ही लैंड मास का पार्ट था। अब ये क्या है, तो थोड़ी सी ज्योग्राफी याद कर लो जो हमने बचपन में पढ़ी थी। इफ यू रिमेंबर, गोंडवाना लैंड होता था, मैं एक फोटो लगा रही हूँ, ये देखो। तो गोंडवाना लैंड के समय पे एंटार्क्टिका कोई ठंडी जगह नहीं थी, गर्म जगह होती थी, और इंडिया और एंटार्क्टिका ये सब चिपके हुए थे। बाद में टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के बाद इंडिया ऊपर बना चला गया, हिमालयाज बन गया, एंटार्क्टिका नीचे अकेला रह गया था। तो यही फिनोमेना अब वो हमें बताने वाले, जो मैं आपको रीड करके बता रही हूँ। फोटो देख लिया आपने, चलो पढ़ते हैं। तो अबाउट 650 मिलियन ईयर्स अगो अ मैसिव सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड गोंडवाना एग्जिस्टेड। तो 650 मिलियन साल पहले गोंडवाना लैंड होता था। इट वॉज सेंटर्ड अराउंड प्रेजेंट डे एंटार्क्टिका, ठीक है, जहाँ पे अभी प्रेजेंट डे एंटार्क्टिका है वहीं से पूरा उस एरिया में ये था। द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, उस जमाने में अंटार्कटिका का जो क्लाइमेट था वो ऐसा ठंडा नहीं था, गर्म होता था। एंड सपोर्टेड रिच प्लांट एंड एनिमल लाइफ, और उस जमाने में बहुत अच्छा फ्लोरा फौना, जैसे आज तो कुछ नहीं है ना, एंटार्क्टिका पे बर्फ है और पेंगुइन है, वहाँ सब कुछ होता था। गोंडवाना लास्टेड फॉर नियरली 500 मिलियन ईयर बिफोर ब्रेकिंग अपार्ट। 500 मिलियन साल तक चला गोंडवाना, जब से टूटने से पहले। दिस ब्रेकअप शेप द कॉन्टिनेंट्स वी नो टुडे, और इसी ब्रेकअप के बाद जो आज हम देखते हैं ना, हमारा कॉन्टिनेंट जो है, इधर ऑस्ट्रेलिया, इधर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये पूरा का पूरा ये इस वाली मूवमेंट के बाद बना था। द सेपरेशन अकर्ड अराउंड द टाइम डायनासोर बिकेम एक्सटिंक्ट एंड मैमल्स इमर्ज। इस सेपरेशन कब हुआ था, ये जब डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए और मैमल्स इमर्ज हो गए। तो ज्योग्राफी रिवाइज हो गई हमारी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। विजिटिंग एंटार्क्टिका हेल्प्स ह्यूमन अंडरस्टैंड अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री। इसीलिए एंटार्क्टिका हमारे अर्थ की सबसे इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि यहाँ पे जाके हम अपनी हिस्ट्री समझ पाते हैं। अब देखो, इंडिया के ऊपर तो नए घर बन गए, लोगों के नए लोग रह रहे हैं, हम ज़्यादा खुदाई करके चेक नहीं कर सकते, बट एंटार्क्टिका पे कोई नहीं रहता। तो वहाँ जो गोंडवाना लैंड के समय तक के रिकॉर्ड्स थे मौजूद है, तो वहाँ पे बहुत रिसर्चेस चलती रहती हैं। द कॉन्टिनेंट एक्सप्लेन्स कॉन्सेप्ट्स लाइक कॉरिडियन फील्ड्स और प्री कैरेबियन ग्रेनाइट शील्ड, ओजोन डिप्लेशन एंड कार्बन साइकिल्स। अगर आप वहाँ जाओगे तो हम इन सब चीज़ों की जानकारी लेकर आ सकते हैं। द ऑथर एक्सप्लेन्स हाउ इंडिया ड्रिफ्टेड नॉर्थ एंड कोलाइडेड विद एशिया टू फॉर्म द हिमालयाज। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। उन्होंने बताया देखो कैसे हुआ था पुराने ज़माने में, इंडिया जो है एशिया की तरफ गया और हिमालयाज बन गए। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टेड अवे, साउथ अमेरिका ड्रिफ्ट हुआ था, ओपनिंग द ड्रेक पैसेज। फोटो लगा रही हूँ ड्रेक पैसेज के, देखो साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका की तरफ गया और इधर से ऐसे ड्रेक पैसेज खुल गया था। दिस इज अ कोल्ड सर्कमपोलर करंट कीपिंग एंटार्क्टिका परमानेंटली फ्रोजन। इसकी वजह से क्या हुआ, एंटार्क्टिका हमेशा के लिए ठंडा का ठंडा नीचे
नीचे रह गया था। तो ये आप समझ गए हो कि अंटार्कटिका एक्चुअली में बना कैसे था। अंटार्कटिका बेचारा बिल्कुल नीचे अकेले रह गया, ठंडा ठंडा। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ? फॉर अ सन लविंग साउथ इंडियन 2 वीक्स इन अंटार्कटिका फेल्ट फिजिकली एंड मेंटली चिलिंग। तो वो तो भैया साउथ इंडिया में रहती थी धूप के अंदर, तो उनके लिए काफ़ी अलग सा एहसास था वहाँ पे रहना। अंटार्कटिका लुक लाइक अ जाइंट पिंग पोंग बॉल। ऐसा लगता था जैसे टेनिस बॉल के ऊपर रह रही हो, व्हाइट कलर की, जहाँ नो ट्रीज है, नो बिल्डिंग्स है, ना ही कोई बिल्डबोर्ड है। द एब्सेंस ऑफ ह्यूमन मार्कर्स कॉज अ लॉस ऑफ टाइम एंड पर्सपेक्टिव। क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं है इंसानों का, ना टीवी है, ना कुछ है, ना कुछ है, तो कहते टाइम का पता ही नहीं चलता है। लाइफ रेंज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म टू ब्लू व्हेल्स एंड आइसबर्ग एज लार्ज एज कंट्रीज। वहाँ पे क्या है? वहाँ पे बिलबोर्ड नहीं है, पेड़ नहीं है, पौधे नहीं है, वहाँ पे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, छोटे छोटे ब्लू व्हेल्स भी हैं, और आइसबर्ग इतने बड़े हैं जैसे कि एक कंट्री जितने बड़े आइसबर्ग्स हैं। द कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस 24 आवर्स समर डे लाइट। अब यहाँ पे क्या होता है, 6 महीने सुबह रहती है और 6 महीने रात रहती है। तो जिस टाइम पे ये गई थी वहाँ 24 घंटे समर डे लाइट यानी कि दोपहर थी। साइलेंस वॉज ब्रोकन ओनली बाय अवलांचेस और कोलैप्सिंग आइस शीट्स। और साइलेंस हमेशा बता शांति रहती थी। शांति तब टूटती थी जब एक बर्फ का पहाड़ टूटता था बहुत जोर की, उसे कहते हैं अवलांच जब आते थे। ठीक है, तो एक एक लाइन गाइज मैं आपको इस चैप्टर की पढ़ा रही हूँ, कोई एक लाइन रह नहीं रही है और समझ तुम्हें आसानी से आ रहा होगा क्योंकि बहुत बेसिक सा चैप्टर है ये। द ओवरवेलमिंग एनवायरमेंट मेक्स ह्यूमन रिफ्लेक्ट ऑन देयर स्मॉल प्लेस इन अर्थ हिस्ट्री। कहती है वहाँ लेके मुझे लगता है कि हम लोगों को कितना ही समय हुआ है अभी अर्थ पे आए हुए। ह्यूमन सिविलाइजेशन हैज एग्जिस्टेड ओनली फॉर 12,000 ईयर्स। तो अभी हमें अर्थ पे आए हुए पता कितना समय हुआ? बस 12,000 साल हुए हैं, और उसी में हमने सत्यानाश कर दिया है सारा का सारा। मतलब पूरे के पूरे पॉल्यूशन कर दिया, ये सब हमने कर दिया है। ठीक है, येट ह्यूमंस हैव बिल्ट विलेजेस, सिटीज एंड मेगा सिटीज। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हैज इंक्रीज प्रेशर ऑन लिमिटेड रिसोर्सेज। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज क्रिएटेड अ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लैंकेट रेजिंग ग्लोबल टेम्परेचर। जो सत्यानाश में बोल रही हूँ वो पॉल्यूशन का ही कह रही हूँ जो हम लोगों ने करा है। कोई सारे के सारे हमारे फॉसिल फ्यूल्स एक्सटिंक्ट होने को है। पानी भी हमने जो है कह दिया कि 3rd वर्ल्ड वॉर पानी से होगा, तो देख लो आप इतने से समय में हमने ये सब कर दिया, ऐसा हमारी ऑथर कहती हैं। नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेड ग्लोबल इशू। आगे वो कहती है कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी मुझे वहां जाके एहसास होता है जब मैं अंटार्कटिका में खड़ी थी भाई। फियर्स इंक्लूड मेल्टिंग आइस शीट्स एंड डिस्टर्ब्ड ओशन करेंट्स। क्यों? क्योंकि अगर हम ग्लोबल वार्मिंग कम नहीं करेंगे तो ये जो अंटार्कटिका की बर्फ है ये पिघल जाएगी, और ये पिघली तो भैया अर्थ खत्म, डूम्सडे आ गया, पूरा ओशन का करंट बिगड़ जाएगा। ये बर्फ पिघल के अगर समुद्र में आ गई, समुद्र ओवरफ्लो कर देंगे, सुनामी है, खत्म दुनिया। ठीक है, तो अंटार्कटिका इज क्रूशियल बिकॉज इट रिमेन्स लार्जली अनटच्ड बाय ह्यूमन। और अंटार्कटिका अभी इतना क्रूशियल इसलिए क्योंकि वहाँ लोग तो जाते नहीं हैं। इट्स आइस को प्रिजर्व कार्बन रिकॉर्ड्स ओवर अ 500 मिलियन ईयर ओल्ड। जो मैं आपको बता चुकी हूँ, अंटार्कटिका में जाके आपको वो सच पता चल सकता है जो यहाँ नहीं पता चल सकता। दीज रिकॉर्ड्स हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द अर्थ। इसी से हम जान पाते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, अब वो बताती हैं हमें कि जो मैं वहाँ घूमने गई थी ना, वो मैं गई किस वजह से थी, कौन मुझे लेकर गया था। तो कह रही थी एक स्टूडेंट ऑफ आइस प्रोग्राम था। द ऑथर टोल्ड अस दैट स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम के अंडर में वो वहाँ गई थी। इट टेक्स हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू अंटार्कटिका फॉर एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इसको एक कैनेडियन जियोफ ग्रीन नाम के एक प्रोफेसर चलाते थे जो बच्चों को लेके जाते थे कि वो वहाँ जाके अंटार्कटिका देखे। द एम इज टू इंस्पायर फ्यूचर पॉलिसी मेकर नॉट वेल्दी टूरिस्ट। तो उनका एम ये था कि अमीरों को नहीं ले जाऊंगा मैं अंटार्कटिका घुमाने, समझदार बच्चों को ले जाऊंगा जो आके जाके पॉलिसी बनाएंगे। इट बिल्ड्स अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर द प्लैनेट। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा कि ये वाला क्या है स्टूडेंट और आइस प्रोग्राम, तो ये 4 लाइन लिख के आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है जी, चलो अब आगे पढ़ते हैं। आगे वो हमें क्या बताती हैं? आगे वो हमें बताती हैं अंटार्कटिका जो इकोसिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इट मेक्स इट आइडियल फॉर एनवायरमेंटल स्टडी। तो एनवायरमेंट स्टडी करने के लिए ये बहुत आइडियल है। देन शी टोल्ड अस अबाउट द फाइटोप्लैंक्टन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो फॉर्म करते हैं बेस ऑफ द सदर्न ओशियन फूड चेन को। तो फूड चेन होती है जो हमारी, तो सदर्न ओशियन की फूड चेन में सबसे पहले नंबर पे आता है फाइटोप्लैंक्टन नाम का एक आप कहो ये एक घास टाइप की होती है जो समुद्र के अंदर होती है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक होती है ये, इसको मछली खाती है। दे अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू फोटोसिंथेसिस, और ये फोटोसिंथेसिस से कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करती है। ओजोन डिप्लीशन में डिस्टर्ब फाइटोप्लैंक्टन, और जितनी ओजोन हमारी डिप्लीट होगी ये फाइटोप्लैंक्टन भी सही से काम नहीं कर पाएंगे। अफेक्टिंग द मरीन लाइफ एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल। तो इससे क्या होगा, एक तो जब ये फाइटोप्लैंक्टन कम होंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम कर रहे हैं, कार्बन साइकिल खराब हो जाएगी। दूसरा, इनको खाती है मछली, छोटी वाली सबसे, तो अगर मछली को ये नहीं मिलेंगे तो पूरी ऊपर तक की फूड चेन हमारी बिगड़ जाएगी। तो फाइटोप्लैंक्टन सिंबलाइजेस हाउ प्रोटेक्टिंग स्मॉल एलिमेंट सेव लार्जर सिस्टम। तो अगर हम ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म फाइटोप्लैंक्टन को बचाएंगे तो उससे पूरी फूड चेन क्या पूरी दुनिया हमारी सही रह सकती है। तो इसलिए वो कहती हैं कि कैसे अगर हम स्मॉल चीज़ें, छोटी चीज़ों पर फोकस करेंगे तो बड़ी चीज़ें अपने आप
सही हो जाएंगे। और फाइटोप्लैंक्टन को सही करने के लिए क्या करना है, ग्लोबल वार्मिंग नहीं करनी, ओजोन डिप्लेशन नहीं करना है हमें। तो नियर द अंटार्कटिका अब वो आगे हमें बताती हैं, ये उन्होंने बता दिया हमें अर्थ को बचाने के लिए क्या करना है, फाइटोप्लैंक्टन को बचाना है। देन वो एक एक्सपीरियंस शेयर करती है जब उनका जो शिप है वो बीच में अटक गया था। तो नियर द अंटार्कटिका सर्कल द शिप गेट्स ट्रैप्ड इन अ थिक आइस, ठीक है। पैसेंजर्स वर अलाउड टू वॉक ऑन द फ्रोजन ओशन। तो कहती है मेरे लिए काफी अलग एक्सपीरियंस था, मैं फ्रोजन ओशन पे चली थी। बीनीथ द 1 मीटर थिक आइस लाइज 180 मीटर्स ऑफ लिविंग सॉल्ट वाटर। तो उनके नीचे उन्हें सी दिखाई दे रहा था। क्रैब ईटर सील्स रेस्ट ऑन आइस फ्लोर्स रिमाइंडिंग द ऑथर स्ट्रे डॉग्स अंडर द बैनियन ट्री इन इंडिया। तो वहाँ पे ये वाली सील ऐसे जो है ना आइस पे ऐसे धूप सेक रही थी, तो उन्हें याद आया कि कैसे उनके यहाँ पे गर्मियों में डॉग्स जो है धूप में से बचने के लिए पेड़ की छांव में बैठते हैं। दिस मोमेंट हाईलाइट्स द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ लाइफ, ठीक है जी। उन्हें लगता है कि कितना सेम ही होता है हर जगह पे। अब जब वो वापस आ जाती है क्या होता है, इवन आफ्टर रिटर्निंग द ऑथर रिफ्लेक्ट्स ऑन अर्थ्स फ्रेजाइल बैलेंस। शी वंडर्स वेदर अंटार्कटिका में वन डे बिकेम वार्म अगेन। तो वहाँ से आके उन्हें टेंशन होती है भाई कहीं दोबारा तो अंटार्कटिका गर्म नहीं हो जाएगा। शी क्वेश्चन वेदर ह्यूमंस विल सर्वाइव और डिसअपियर लाइक एक्सटिंक्ट स्पीशीज। उन्हें लगता है कि हमारा क्या होगा, हम सर्वाइव करेंगे या डायनासोर की तरह एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। द स्टोरी एंड्स विद होप इंस्पायर्ड बाय यंग स्टूडेंट्स हु बिलीव दे कैन सेव द प्लैनेट। तो उस स्टोरी को वो एंड करती है इस होप पे कि हमारे जैसे बच्चे अच्छे काम करेंगे, पॉल्यूशन नहीं करेंगे और हमारे प्लैनेट को बचा के रखेंगे। दो जियोलॉजिकल चेंजेस टेक मिलियन ऑफ ईयर। अब जियोलॉजिकल चेंजेस तो मिलियन ईयर्स में होते हैं, ह्यूमन रिएक्शन कैन मेक अ डिफरेंस इन अ सिंगल डे। तो लास्ट में वो एक होप पे चैप्टर को एंड करती है कि अगर हम चाहे तो एक दिन में भी दुनिया बदल सकते हैं, सब अगर अपनी तरफ से एफर्ट करेंगे और एनवायरमेंट को बचाने के लिए, तो अंटार्कटिका ठंडा ही रहेगा एंड वी विल बी सेफ, ठीक है। तो विद दिस ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में हमारे को इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में बता रखा है और अंटार्कटिका कितना इंपॉर्टेंट है हमारे वर्ल्ड के लिए ये बताया है। क्वेश्चन आंसर सीरीज में से देख लेना कैसे क्वेश्चन आएंगे। इसमें से हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर पे जो है हमारे इस बुक का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर द एनीमी और सबसे लेंथी चैप्टर। और मैं सबसे छोटे में इसको पढ़ाने वाली हूँ क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है, 5 मिनट में भी समझ सकते हो आप इस स्टोरी को। सो लेट्स बिगिन आवर नेक्स्ट चैप्टर द एनीमी। उससे पहले आपको अंटार्कटिका के बारे में लिखना है, हाउ इज अंटार्कटिका, कैसा है वो, और स्टूडेंट और नाइट्स प्रोग्राम क्या था उसके बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो क्योंकि इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। लेट्स बिगिन आवर नेक्स्ट चैप्टर। ओके गाइस, तो अब पढ़ते हैं अपना अगला चैप्टर द एनिमी। तो इसमें हम ना ऐसे पढ़ने वाले हैं, जापान की कहानी पढ़ने वाले हैं। 2 कपल थे, उनके घर के बाहर ना एक अमेरिकन सोल्जर आ जाता है, तो वो क्या करेंगे उसके साथ वो जानेंगे हम, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम है जब अमेरिका और जापान तो दुश्मन थे। लेट्स स्टडी द स्टोरी इज सेट ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर व्हेन जापान वाज एट वॉर विद अमेरिका। बता दिया मैंने आपको। डॉक्टर सदाओ होकी इज अ फेमस जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट। तो हमारे मेन कैरेक्टर है इसके डॉक्टर सदाओ होकी, जो एक जापान के बहुत फेमस सर्जन है और एक साइंटिस्ट भी है वहां पे, ठीक है। ही लिव्स विद हैना, उनकी वाइफ का नाम क्या है, हैना है, इन अ लोनली हाउस ऑन अ रॉकी जापानीज कोस्ट। ये उनका घर है और वो कहाँ है, समुद्र के पास में है। द हाउस स्टैंड्स अबव अ नैरो बीच, बीच के ऊपर उनका घर है, एस्थेटिक सी जगह के ऊपर, सराउंडेड बाय डेंजरस रॉक्स एंड बेंट पाइन ट्रीज। आसपास में डेंजरस रॉकी टेरेन है, बड़े बड़े पत्थर हैं और पाइन के ट्रीज हैं। फ्रॉम द वेरेंडा द एंडलेस सी इज विजिबल। तो इनके घर के बाहर एक बालकनी है, वरांडा है मस्सा, और वहां से पूरा सी दिखाई देता है जापान का। एज अ चाइल्ड सदाओ ऑफन प्लेड ऑन दिस बीच मेकिंग इट इमोशनली सिग्निफिकेंट। तो वो यहाँ पे खेला भी करते थे, बहुत ही बढ़िया उनका घर के साथ उनकी यादें हैं, ठीक है। सदाओ का अगर हम बात करें, इनके जो फादर थे वो स्ट्रिक्ट नेशनलिस्ट, यानी कि बहुत ही ज्यादा पेट्रियोटिक थे और जापानीज कल्चर को लेकर बहुत ही पर्टिकुलर थे। हु बिलीव जापानीज डेस्टिनी वॉज एक्सपेंशन। उन्हें लगता था जापान आगे बहुत तरक्की करेगा, ठीक है। ही नेवर जोक्ड एंड स्पोक ओनली ऑफ ड्यूटी, ऑनर एंड लॉयलिटी। तो उनके फादर ने उन्हें ड्यूटी करना, ऑनर करना, कंट्री को लॉयल रहना सिखाया था। सदाओ वॉज टॉट द सर्विस टू द नेशन एंड वॉज मोर इंपॉर्टेंट देन पर्सनल हैप्पीनेस। उनको यह सिखाया गया था कि नेशन की सर्विस करना मोर इंपॉर्टेंट है अपनी हैप्पीनेस से, ठीक है जी। चलो, वैसे तो उनके पापा ट्रू पैट्रियोटिक थे, बट फिर भी अपने बच्चे की अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए वो इनको अमेरिका भेजते हैं पढ़ने के लिए। एट 22 सदाओ वॉज सेंट अमेरिका टू स्टडी सर्जरी एंड मेडिसिन, ठीक है, क्योंकि वहां इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही थी तब, तो बाहर भेजा था। ही स्पेंट 8 years मास्टरिंग मॉडर्न मेडिकल टेक्निक्स, ठीक है। दो ट्रीटेड पोलाइटली ही नेवर फेल्ट फुली एक्सेप्टेड बाय अमेरिकन। तो अमेरिकन ने कभी उन्हें फुली एक्सेप्ट नहीं करा, उन्हें लगता था कि थोड़ा सा हमारे साथ प्रेजुडिस ये करते हैं कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। आफ्टर रिटर्निंग टू जापान ही मैरिड हैना, चूजिंग हर बिकॉज शी वॉज जापानीज। अब वो वहीं पे अमेरिका में अपनी वाइफ हैना से मिले, तो वो भी वहीं पढ़ने आई हुई थी, बट वहीं शादी नहीं करते, वहाँ डेट करते हैं, यहाँ आके शादी करते हैं पापा की परमिशन लेके। क्यों करी थी उससे शादी, क्योंकि वो प्योर जापानीज थी, उनकी रेस की थी। हैना वॉज ट्रेडिशनली एजुकेटेड, क्वाइट जेंटल एंड क्वाइट ओबीडियंट। तो हैना काफी अच्छी खासी घरेलू लड़की थी, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, एक दिन
सदाओ वॉज रिटेन्ड इन जापान ड्यू टू हिज वैल्यूएबल मेडिकल रिसर्च। अब क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स वगैरह सब सोल्जर्स के साथ बाहर चले गए थे जापान से, बट जापान से बाहर सदाओ को नहीं जाने दिया था। क्यों नहीं जाने दिया था? बिकॉज ही वॉज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू ट्रीट द हाई रैंकिंग जनरल सफरिंग फ्रॉम सीरियस इलनेस। क्योंकि जापान का एक बड़ा सा जनरल था और उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसे लगता था कि मेरा इलाज बस यही कर सकते डॉक्टर सदाओ, तो वो उनको नहीं जाने दे रहा था। मतलब वो नेशन के लिए एक एसेट टाइप थे। वन इवनिंग सदाओ एंड हैना स्टैंड ऑन द वरांडा वॉचिंग द सनसेट। एक दिन वो अपने घर के बाहर खड़े होकर सनसेट देख रहे थे। समझ आ रहा है ना कितना सिंपल सा चैप्टर, अभी एक के ड्रामा की तरह देखो इसको। दे नोटिस समथिंग ब्लैक मूविंग इन द वेव्स। तो वो घर के बाहर खड़े थे तो उन्हें वेव में, समुद्र में से कुछ ब्लैक ब्लैक हिलता हुआ दिखता है। एट फर्स्ट दे थिंक इट इज अ लॉग, ठीक है, उन्हें लगता है ऐसी कोई पत्थर होगा, ठीक है। ग्रेजुअली दे रियलाइज इट इज अ मैन स्ट्रगलिंग आउट ऑफ द सी। फिर उन्हें लगता है कि अरे नहीं ये तो एक बंदा है, वो सी में से बाहर निकल रहा है। द मैन कोलैप्सेस ऑन द सैंड एग्जॉस्टेड एंड वुंडेड। उनके सामने उन्हें दिखता है कि कोई चलता हुआ है और वो बेहोश होकर नीचे गिर गया है। उनको ऐसा लगता है कि वो कोई फिशरमैन होगा उनका जापानी, और वो भागते हुए जाते हैं अपने घर से। सदाओ रन्स डाउन टू एग्जामिन हिम एंड हैना फॉलोज एंसियसली। यानी कि सदाओ भी जाते, पीछे पीछे हैना भी जाने लगती है। द मैन हैज डीप गनशॉट वुंड इन हिज बैक। और सदाओ उसको चेक करते हैं और देखते हैं कि उसके कमर पे एक डीप गनशॉट वुंड है, यानी कि उसे गोली लगी हुई है। ब्लड फ्लोज फ्रीली शोइंग द वुंड हैज रीओपन्ड। और उसकी वो गोली का घाव खुल चुका था, तो बहुत सारा ब्लड निकले जा रहा था। ही इज यंग फेयर एंड अनकॉन्शियस। वो एक यंग फेयर और अनकॉन्शियस यानी कि उस समय बेहोश लड़का था। तो सदाओ क्या करते हैं, वहाँ जो एक एल्गी उग रखी होती है समुद्र में, वो रॉक पे से वो लेके उसके उस घाव को भर देते हैं। मतलब इतने बढ़िया डॉक्टर थे कि 1 सेकंड के लिए भी ब्लीडिंग रोकने के लिए उन्होंने वहाँ पे उसको वो लगा दिया और फिर उसको चेक करा, भाई ये है कौन, ठीक है। तो सदाओ ने नोटिस करा ही इज नॉट जापानीज। अ कैप मार्क्ड यूएस नेवी कंफर्म्स ही इज एन अमेरिकन सोल्जर। तो उसकी कैप के ऊपर लिखा था यूएस नेवी, तो उन्हें समझ में आ गया ही इज क्लियरली अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर। एक एनिमी है वो। प्रिजनर ऑफ वॉर क्या होता है? देखो जब भी वॉर चल रहा है, मैंने कहा ये जापान का वॉर चल रहा है अमेरिका के साथ, तो अगर कोई जापानी सोल्जर अमेरिका पहुंच गया तो उसको कहेंगे प्रिजनर ऑफ वॉर, इसको पकड़ के बंधक बना के रख लेंगे, इसे कहते हैं प्रिजनर ऑफ वॉर। अब क्या हुआ, यहाँ उल्टा हुआ है। एक अमेरिका का सोल्जर इनके घर के बाहर आके गिर गया है, ये प्रिजनर ऑफ वॉर है। मे बी इसको पकड़ के रखा हुआ हो आर्मी वालों ने और ये उनसे भाग के आया था, तभी इसके पीछे गोली का निशान, गोली की भी लगी हुई थी इसको। और अब क्या हुआ था, ये जो है जब इनके घर के बाहर आया है तो ये फुली अनकॉन्शियस है एंड उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो रही है। अब क्या किया जाए, वो उनका दुश्मन है ना, चाहे वो बेहोश है, मरने वाला है, बट है तो उनका दुश्मन। तो सदाओ अंडरस्टैंड द डेंजर ऑफ हेल्पिंग हिम। अब सदाओ बीइंग अ डॉक्टर उसकी मदद करना चाहते हैं, बट उन्हें पता है कि ये तो गलत हो जाएगा। अंडर जापानीज लॉ शेल्टरिंग एन एनिमी इज अ सीरियस क्राइम। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के समय पे आप एक अमेरिकन को अपने घर पे रखोगे, मतलब तुम क्राइम कर रहे हो, तुम धोखाधड़ी कर रहे हो अपने देश से। हैना इंसिस्ट द पुलिस मस्ट बी इन्फॉर्म। हैना कहती कि चलो पुलिस को बता देते हैं, बट ब्रीफली कंसिडरिंग थ्रोइंग द मैन बैक इनटू द सी। एक सेकंड को वो सोचते हैं कि अच्छा कुछ भी नहीं करते, पुलिस आएगी तो इसको मार ही देगी, और हम क्या करते हैं इसको वापस समुद्र में डाल देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। येट नीदर कैन किल अ हेल्पलेस ह्यूमन बीइंग। बट वो दोनों में इंसानियत है। उनके सामने एक छोटा सा बच्चा 18-20 साल का वो है, मरने को तैयार है, चाहे वो अमेरिकन है, उनका दुश्मन होगा वो, बट उनसे नहीं हो रहा था कि वो उसको ऐसे मार दे अपनी आंखों के सामने। सदाओज मेडिकल कॉन्साइंस, क्योंकि वो एक डॉक्टर है, उनको तो सिखाया ही गया है कि उनको ऐसे लोगों की मदद करनी है, तो उनके मेडिकल कॉन्साइंस उनको जो है पेट्रियाटिज्म को ओवरकम कर रही थी। चाहे वो देशभक्त थे, जापानी थे वो, बट स्टिल उन्हें लग रहा था कि नहीं ये गलत है कि मैं किसी को बचाऊं ना। ही डिसाइडेड लेटिंग द मैन डाई वुड बिट्रे हिज प्रोफेशन। सो वो सोचते हैं कि नहीं, आई विल हेल्प हिम। दे सीक्रेटली कैरीड द वुंडेड मैन इनटू द हाउस। तो वो क्या सोचते हैं कि हम इसकी अभी मदद करेंगे, बाद में इसको पुलिस को दे देंगे। तो फिर वो उसको चुपचाप बहुत छुपाते छुपाते अपने घर ले जाते हैं, ठीक है। एक क्राइम करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। ही इज प्लेस्ड इन सदाओज फादर अनयूज्ड रूम, क्योंकि सदाओ के फादर मर गए हैं अब, ठीक है, तो उनके कमरे में उन्हें रख देते हैं। सदाओ टेल्स द सर्वेंट दैट मैन विल सून बी हैंडेड ओवर। और सर्वेंट इनके घर में खूब सारे थे, ये अमीर थे, तो इनको सारे सर्वेंट को बता देते कि हम इसे बाद में दे देंगे, ऐसे हमेशा अपने घर नहीं रखेंगे। द सर्वेंट्स आर टेरिफाइड एंड एंग्री एट द प्रेजेंस ऑफ वाइट एनिमी। तो सर्वेंट्स बहुत गुस्सा होते हैं, वो अपनी जगह सही थे, उन्हें लगता है हमारा मास्टर गलत कर रहे हैं, गुस्सा करते हैं, नाराजगी दिखाते कि आप ये गलत कर रहे हो कि वाइट आदमी इस समय पे अमेरिकन को आप अपने घर पे रख रहे हो। इवन यूमी द मेड रिफ्यूजेस टू वॉश हिम कॉलिंग हिम डर्टी। और जो यूमी जो मेड थी उनकी जो बच्चों की केयर करती थी, वो कहती है मैं इसे टच नहीं करूंगी, आपको जो करना है इसके साथ करो, हम ये इसमें आपका साथ नहीं देंगे। द कुक एंड द गार्डनर ऑल्सो शो फियर एंड हेट। कुक भी गार्डनर भी सब कहते हैं नहीं हमें इनकी मदद नहीं करनी चाहिए, इसको तो वैसी मौत इसके पीछे पड़ी है। गार्डनर इनका कहता है पहले इसको गोली लगी, अब ये सी में मरने वाला था, आप इसको बचाओगे तो तुम्हारे साथ ही गलत होगा। बट हैना और सदाओ एक ह्यूमैनिटी में बिलीव करते थे, वो उसको मारने को तैयार नहीं होते। हैना वॉशेज द वुंडेड मैन हरसेल्फ। वो हैना ने खुद उसको जो है नहलाया, उसकी वुंड साफ करे। दो डिस्गस्टेड एंड ट्रेमलिंग शी
कंटिन्यूज साइलेंटली, धीरे धीरे उसे डिस्गस्ट भी लग रहा था बट उसने करा। हर एक्शन शो क्वाइट करेज एंड कंपैशन, तो याद रखना कितनी करेजियस काम करा उस जापानीज लेडी ने कि वो उसका दुश्मन था, एक फॉरेन आदमी था, बट फिर भी उसने बच्चा समझ के उसकी केयर की, ठीक है। सदाओ एग्जामिन्स द वुंड एंड डिसाइडेड इमीडिएट सर्जरी इज नेसेसरी। जब सदाओ उसका वुंड चेक करते हैं, जो गोली थी उसकी, उन्हें समझ में आता है कि इसको एक ऑपरेशन चाहिए। विदाउट द सर्जरी मैन वुड डाई, उन्हें समझ में आ गया बिना सर्जरी के मर जाएगा। हैना अग्रीज टू असिस्ट डिस्पाइट फियर, तो हैना एक डॉक्टर नहीं है बट फिर भी वो कहते हैं ठीक है मैं आपकी हेल्प करूंगी। द ऑपरेशन इज डन एट द नाइट टू अवॉइड अटेंशन, रात को ऑपरेशन करते जिससे किसी का अटेंशन ना हो। द सर्वेंट रिफ्यूज टू हेल्प एंड वॉच इट इन साइलेंट एंगर, सर्वेंट कहते हम मदद नहीं करेंगे, गुस्से में ही वो चुपचाप देख रहे थे। हैना नियरली फेंट्स ड्यू टू नोजिया एंड फियर, क्योंकि हैना ने कभी ऑपरेशन नहीं देखा था तो वो तो बेहोश हो गई थी, तैयार मतलब बिल्कुल होने ही वाली थी और बाहर जाके वॉमिट करती है। सदाओ स्किलफुली रिमूव्स द बुलेट नियर द स्पाइन, बुलेट कहाँ थी, स्पाइन के पास में, सदाओ उसे निकाल देते हैं। ड्यूरिंग द सर्जरी ही फॉरगेट्स द मैन इज एन एनिमी, क्योंकि वो जो है माय फ्रेंड करके उससे बात करते, क्योंकि वो उनका तरीका जब वो अपने पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं उस समय उनको ध्यान नहीं था कि वो उनका दुश्मन है। ही वर्क्स प्योरली एज अ डॉक्टर सेविंग अ लाइफ, द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल और ब्लीडिंग उसकी रुक जाती है, मतलब वो बच्चा बच गया है। बच्चा आई एम सेइंग बिकॉज ही इज ओनली 17-18, ठीक है। द मैन मर्मर्स इंग्लिश वर्ड्स वाइल अनकॉन्शियस, तो वो सोते हुए जो है अनकॉन्शियस ने इंग्लिश वर्ड्स बोल रहा था। ही लेटर रिगेन कॉन्शियसनेस एंड रिवील हिज नेम इज टॉम, अगले दिन जब सुबह होश आता है तो वो बताते हैं मेरा नाम है टॉम। हैना फीड्स हिम एंड गिव हिम मेडिसिन जेंटली, हैना उसको खाना खिलाती है, मेडिसिन देती है। इवन वो तो कंफ्यूज भी हो जाता है कि हैना इंग्लिश कैसे बोल रही है, तो वो बताती है मैं अमेरिका रही हूँ इसलिए मुझे इंग्लिश आती है। द सर्वेंट्स बिकेम ओपनली रेबेलियस, अब धीरे धीरे सर्वेंट्स को गुस्सा आने लगता है और वो कहते हैं हम काम नहीं करेंगे यहाँ पे। दे अक्यूज सदाओ बिट्रेइंग जापान, वो कहते हैं कि हमारे मास्टर इतने समय अमेरिका रह के आए हैं तो ये ना धोखाधड़ी कर रहे हैं हमारे देश से। वन बाय वन ऑल सर्वेंट्स लीव द हाउस, एक एक करके सारे सर्वेंट्स बाहर चले जाते हैं। सदाओ एंड हैना आर लेफ्ट अलोन टू मैनेज एवरीथिंग, तो बच्चों की केयर करने से लेकर घर का सारा काम और उसका ध्यान रखना सब सदाओ और उसकी वाइफ को ही करना पड़ रहा था। फियर ऑफ डिस्कवरी हॉन्ट सदाओ कॉन्स्टेंटली, अब सदाओ को डर लगता रहता था कि कहीं किसी मेरे सर्वेंट ने जाके मेरी चुगली कर दी तो मेरे को तो पुलिस पकड़ने आ जाएगी। इवन दो उन्हें भरोसा था अपने सर्वेंट्स पे, वो नहीं कहेंगे बट डर लग रहा था। तो ही डिसाइडेड टू इन्फॉर्म द पुलिस, राइट्स अ लेटर बट हाइड्स इट, तो एक दिन उन्होंने एक लेटर लिखा कि मैं पुलिस को बता दूंगा, बट वो लेटर को वो भेज नहीं पाते, पुलिस को छुपा देते हैं, ठीक है। द जनरल समन सदाओ फॉर ट्रीटमेंट, और तभी एक दिन क्या होता है सुबह सुबह जनरल ने किसी एक पुलिस सुपरिटेंडेंट को उनके घर पे भेजा, क्योंकि जनरल की तबीयत ठीक नहीं थी, बट ये बात उन्हें तो नहीं पता नहीं थी। तो जो सदाओ की वाइफ है हैना, वो पुलिस वाले को घर पे आता हुआ देख के बहुत डर जाती है, उसे लगता है सर्वेंट्स ने बता दिया, बट हुआ क्या था, सिर्फ जनरल की तबीयत ठीक नहीं थी और सदाओ को बुलाने आए थे वो, ठीक है। तो सदाओ जब जनरल के पास जाते हैं, ही कन्फेसेस एवरीथिंग टू हिम, वो जनरल का ऑपरेशन करने के बाद उसे बता देते हैं जी मैंने ऐसे एक जापानी आदमी की अमेरिकन आदमी की मदद करी है। द जनरल अंडरस्टैंड्स बट प्रायोरिटाइजेस हिज ओन सर्वाइवल, अब जनरल को क्या था, वो कहते हैं कि भैया मैं किसी और से अपना ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, किसी जर्मन डॉक्टर से नहीं कराऊंगा, मैं तो तुम्हारे से ही कराऊंगा क्योंकि तुम ही मुझे जिंदा रखोगे, तो इसलिए आई विल हेल्प यू। इवन दो उन्होंने गलत करा था सदाओ ने अकॉर्डिंग टू जनरल, बट वो कहते हैं ठीक है मेरी जान तो तुम्हें बचाओगे ना, तुम्हें अगर जेल में डलवा दूंगा तो क्या होगा, तो आई विल हेल्प यू। ही प्रोमिसेस टू सेंड असैसिन्स टू किल द अमेरिकन क्वाइटली, तो वो कहते हैं मेरे पास बहुत सारे कातिल हैं, मैं तुम्हारे घर कातिल भेज दूंगा, उसका काम तमाम कर देंगे, वो जो अमेरिकन को तुमने ठीक करा है, ठीक है जी। सदाओ प्रिटेंडेड टू अग्री बट फील डीपली डिस्टर्ब, तो सदाओ अग्री कर देते हैं ठीक है आप भेज दो हमारे घर पे कातिल और जो है उसे मार देना, ठीक है जी। द असैसिन्स नेवर अराइव एज द जनरल फॉरगेट्स, बट 3 दिन रातों तक वो वेट करते हैं बट कोई असैसिन आता ही नहीं क्योंकि जनरल बहुत सेल्फिश था, वो भूल गया था, ठीक है। टॉम रिकवर्स क्विकली एंड थैंक्स सदाओ सिंसियरली, अब धीरे धीरे टॉम बहुत रिकवर हो रहा था और वो रोज सदाओ को थैंक यू करता था। रियलाइजिंग द डेंजर सदाओ प्लान्स टॉम एस्केप, तो सदाओ को लगता है कि अब हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है इसको शेल्टर करना अपने घर में, और जनरल तो मदद के लिए किसी को भेज नहीं रहा है तो मैं इसकी हेल्प करता हूँ। ही अरेंजेस अ बोट, वो जाते हैं अपने घर से बाहर, एक बोट उनके पास ऑलरेडी थी, फूड लाते हैं, वाटर लाते हैं कैंड वाला और वार्म क्लोथ्स लाते हैं, और टॉम को एक दिन जो है कहते हैं कि ठीक है आजकल तुम्हें मैं यहाँ से भगा दूंगा, ठीक है। उसको वो जो है बताते हैं कि यहाँ मेरे घर से उनके घर के पास सी था ना, उसके पास में उधर जो है एक आइलैंड है, ठीक है, वहाँ पे कोरियन फिशिंग बोट आएगी, अगर तुम उस आइलैंड पे जाके रहोगे, वो जो है वैसे सबमर्ज रहता है, अभी वो सबमर्ज नहीं है पानी के अंदर, वहाँ पे हमारी जापान की मिलिट्री नहीं होगी, तो तुम वहाँ रहना, चुपचाप से लाइट वाइट मत जलाना कोई, वहाँ रहो, वहाँ से कोरियन फिशिंग बोट आएगी, उनमें बैठ के तुम भाग जाओगे। तो सदाओ को वो थैंक यू करते हैं कि आप 2 बार मेरी जान बचा रहे हो, पहले मेरा ऑपरेशन करो और अब मुझे यहाँ से भगा रहे हो, तो वो कहते हैं नहीं मैं तुम्हारी नहीं अपनी मदद कर रहा हूँ, ठीक है।
तो वन नाइट सदाव हेल्प हिम एस्केप साइलेंटली, उसे पूरा इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ज़्यादा फ्लैश लाइट ऑन मत करना, वहाँ पे अगर तुम्हारी बोट नहीं आई, पानी खत्म हो गया हुआ, खाना खत्म हो गया हुआ तो मेरे को फ्लैश लाइट दिखा देना, मछली पकड़ के खा लेना, पूरा समझाते हैं उसको और उसे भगा देते हैं। ठीक है, हैना इज नॉट इन्फॉर्म टू अवॉइड इमोशनल वीकनेस, ये सब बातें वो कि कातिल आएगा, ये होगा और मैं भगा रहा हूँ, ये सब वो हैना को नहीं बताते हैं। टॉम डिसअपियर इनटू द डार्क सी, और एक दिन वो टॉम को वहां से भगा देते हैं। ठीक है जी, सदाव फाइनली फील्स पीस एंड स्लीप साउंडली, और सदाव जो है पूरी रात वेट करते हैं बट उन्हें पता चल जाता है कि वो आराम से पहुंच गया है एंड वो फाइनली आराम से सो जाते हैं। लेटर द जनरल एडमिट्स फॉरगेटिंग द सेशंस, अब दोबारा एक दिन वो जनरल की तबीयत खराब होती है, उसे देखने जाते हैं तो जनरल एडमिट करता है कि हाँ मैं तो भूल गया था, आई एम सॉरी। सदाव रियलाइजेज द जनरल डिपेंड्स ऑन हिम फॉर सर्वाइवल, और सदाव को पता था कि ये तो मेरे पे ही डिपेंडेंट है, क्योंकि जनरल उनके मतलब आप सोचो इशारों पे नाचता टाइप था, क्योंकि उसे पता था मेरी मदद यही कर सकते हैं। तो इसीलिए जनरल ने सदाव के भगाने वाली बात भी सुन के कि उन्होंने भगा दिया अमेरिकन को, वो कुछ नहीं कहते जनरल। ठीक है, द सर्वेंट्स इवेंचुअली रिटर्न, उनके सर्वेंट वापस घर आ जाते हैं एंड लाइफ रिटर्न्स टू नॉर्मल, आराम से जो है लाइफ वापस हो जाती है। वन डे स्टैंडिंग अलोन बाय द सी, सदाव रिफ्लेक्ट्स डीपली, सदाव एक दिन सी के पास खड़े होते हैं, वहीं से जहाँ से उन्होंने उसे भगाया था, और वो सोचते हैं कि क्यों मैं उसको मार नहीं पाया, सर्वेंट्स कह रहे थे मार दो, जनरल मारना चाह रहा था, मैंने उसे क्यों भगाया। तो ही रियलाइजेस ह्यूमैनिटी इज अबव द नेशनल हेट्रेड, क्योंकि उनमें ह्यूमैनिटी थी। द स्टोरी हाईलाइट्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ड्यूटी, पेट्रियटिज्म एंड कंपैशन। पर्ल एस बक जो हमारे राइटर हैं शोज दैट सेविंग लाइफ इज द हाईएस्ट मॉरल एक्ट। ठीक है जी, तो आपको क्या लगता है, सही करा डॉक्टर सदाव ने बचा के उसे या गलत करा था? तो ये कमेंट सेक्शन में बता देना। विद दिस ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, वो बच्चा बच जाता है, उसको जो है वो वेट करते हैं एक आध दिन की वो उसको मदद मांगेगा, बट नहीं, ही एस्केप्ड फाइनली। तो एनिमी कौन था? एनिमी वो है अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर जिसको सदाव और हैना ने बचाया। तो आपका फुल चैप्टर कंप्लीट हो चुका है यार, मोस्टली सारी डिटेल्स मैंने इसमें कवर कर दी हैं जो आपको इस चैप्टर के लिए जाननी है। अब इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, विस्तार के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आते हैं इस चैप्टर में से, तो क्वेश्चन अटेंड कर लेना। हम चलते हैं अगले चैप्टर पे, ऑन द फेस ऑफ इट, जो है हमारा एक प्ले। ओके गाइस, तो अब शुरू करते हैं अपना अगला चैप्टर जो है ऑन द फेस ऑफ इट। बहुत ही लंबा सा प्लेट, बट अभी तुम्हारे को ना ये सुपर फास्ट वे में पढ़ाऊंगी और ऐसे पढ़ाऊंगी, बस इससे ऊपर कुछ नहीं पढ़ना तुम्हें, जस्ट इतनी बात याद रखो इस प्ले के अंदर और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का जो हमारा मेन दो कैरेक्टर्स रहने वाले, एक है ये बच्चा जिसका नाम है डेरी, ठीक है, पूरा नाम इसका डेरेक है बट हम इसको डेरी बोलते हैं। ठीक है जी, दूसरे हैं ये मिस्टर लैम जो एक बूढ़े अंकल हैं। अब ये जो अंकल है इनका एक पैर टूटा हुआ है, टिन की लेके है इनकी, और ये जो डेरी है इस बेचारे के साथ क्या हुआ है, इसके फेस पे एसिड गिर गया था और उसकी वजह से इसका हाफ जो फेस है वो बर्न्ट है, ठीक है, जला हुआ है, और लोग जो भी इसको देखते हैं ना, इसको देख के अजीब सा रिएक्ट करते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा अकेला रहता है। इसे लोगों के सामने जाने से डर लगता है कि वो मुझे देख के फेसेस बनाएंगे, या तो कोई अजीब सी बातें करेगा या कोई सिंपैथी दिखाएगा अजीब सी, कोई भी इसे नॉर्मल ट्रीट नहीं करता है एक 13 साल के बच्चे की तरह। कोई ओवर सिंपैथी दिखाएगा तो कोई कहता है कि हाय इसको तो वहीं छोड़ दो जहाँ पे इसके जैसे बच्चे हो, कोई कहता है क्या ही करेगा ये अपनी ज़िंदगी के अंदर, और कुछ लोग तो इतनी बुरी बुरी बातें बोलते हैं कि भैया इसको तो एक मदर ही किस कर सकती है, इसको कोई लड़की तो इसे देखेगी भी नहीं, ऐसी तक बातें करते हैं इसके लिए। तो अब बेचारा बच्चा क्या करे, ये इतना इमोशनली वीक हो चुका है और अकेले रहता है बिल्कुल। तो आज हम जानेंगे जब ये मिस्टर लैम से मिलता है तो इसकी लाइफ में एक अलग सा ही इंपैक्ट लेकर आते हैं वो। सो लेट्स स्टडी क्या होता है हमारे प्ले के अंदर। द प्ले ओपन्स इन मिस्टर लैम्स गार्डन फिल्ड विद बर्ड सॉन्ग, रस्टलिंग लीव्स एंड नेचुरल लाइफ। तो मिस्टर लैम का एक बढ़िया सा गार्डन है, जैसे मैंने फोटो बनाई है तो वहाँ चिड़िया चहचहा रही थी, पत्ते हिल रहे थे और बड़े अच्छे अच्छे जो है फल फ्रूट लगे हुए हैं इनके गार्डन के अंदर। डेरी अ शाई विड्रॉन बॉय विद अ बर्न फेस एंटर कॉशियसली बिलीविंग द गार्डन टू बी एम्प्टी। तो डेरी दीवार कूद के इस गार्डन के अंदर चला जाता है, उसे लगता है गार्डन में कोई नहीं है, खाली है, तो खाली समझ के वो चला जाता है क्योंकि लोगों से उसे पसंद नहीं है लोगों के सामने जाना। ही स्टार्टल्ड व्हेन मिस्टर लैम सडनली स्पीक्स रिवीलिंग हिज प्रेजेंस। मिस्टर लैम उसे कहते हैं, एकदम से पीछे आवाज लगाते हैं, बेटा एप्पल्स पड़े हैं नीचे ध्यान से, तो इसलिए एकदम से वो डर जाता है क्योंकि उसे तो लगता है कि कोई भी नहीं है, डर गया वो एकदम से आवाज सुन के। ठीक है, मिस्टर लैम कौन है? एन ओल्ड मैन विद अ टिन लेग wants Derry about the fallen crab apples hidden in the grass। क्रैब एप्पल होते हैं, खट्टे से एक एप्पल होते हैं गोल्डन कलर के, वो कहते हैं कि यहाँ पे क्रैब एप्पल गिरे हुए, ध्यान से ग्रास के अंदर गिर मत जाना। ही इज जेंटल वार्निंग इमीडिएटली शोज हिज फ्रेंडली एंड केयरिंग नेचर। तो जैसे उन्होंने वार्न करा तो उनका फ्रेंडली नेचर दिखाई देता है। वो उस गार्डन के ओनर रादर देन बच्चे को डांटे क्यों आए हो, वो कहते ध्यान से बेटा। Derry admits he thought the garden was empty and explained that he climbed the wall instead of using the open gate। तो डेरी कहता है कि हाँ मैं तो अभी यहाँ पे जो मुझे लगा ये कोई नहीं है, मैं इसलिए आ गया हूँ और मैं तो दीवार से कूद कर आया हूँ, हाँ मैं अग्री करता हूँ। ठीक है, मिस्टर लैम कामली टेल्स हिम दैट एनीवन इज वेलकम एंड द गेट इज ऑलवेज ओपन। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ मैंने तो देखा था तुम दीवार से कूद के आए, क्यों आए दीवार से कूद के? बेटा मैंने तो दरवाजे खोल रखे हैं गार्डन के, कोई भी आ सकता है मेरे गार्डन के अंदर। डेरी रिवील्स हिज फियर दैट पीपल आर स्केयर्ड ऑफ हिज बर्न फेस। डेरी कहता है मैं इसलिए लोगों के सामने नहीं जाता हूँ क्योंकि हर
हर कोई मेरे बर्न फेस से डरता है। ही सेज ही कैन सेंस व्हाट पीपल थिंक एंड फील अबाउट हिम, वो बताता है उनको कि मुझे पता है लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मिस्टर लैम्स लिसन पेशेंटली विदाउट इंटरप्शन और जजमेंट, और मिस्टर लैम्प उसकी बातें सुनते रहते, उसको कुछ रिप्लाई नहीं करते, ना जज करते। टू ईज द टेंशन मिस्टर लैम्प इनवाइट्स डेरी टू हेल्प हिम कलेक्ट क्रैब एप्पल टू मेक जेली। अब रादर देन वो उससे पूछे तुम्हारे फेस को क्या हुआ, एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो वो कहते हैं चलो मेरी हेल्प कर दो, मैं भी जेली बनाऊंगा क्रैब एप्पल से। डेरी बिकम सस्पिशियस एंड वंडर वेदर मिस्टर लैम्प इज अफ्रेड ऑफ हिज फेस। तो डेरी को लगता है ये कैसे अंकल है, रादर देन मुझसे कुछ पूछे, ये तो मुझे कुछ कह ही नहीं कह रहे, इनफैक्ट मेरी हेल्प करो, इन्हें भी डर लग रहा है क्या मेरे फेस से। मिस्टर लैम्प ट्रीट हिम नॉर्मली एंड शोज नीदर फियर नॉर पिटी। तो मिस्टर लैम्प उसे एक नॉर्मल बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, ना ही उस सर के फेस को देख के डरते, ना ही सिंपैथी दिखाते कि अरे बेटा क्या हो गया तुम्हारे साथ टाइप। ठीक है, तो चलो ऐसे बंदे से तो कभी हमारा ये डेरी मिला ही नहीं था जो उसको नॉर्मल किड की तरह देखे। मिस्टर लैम्प कंपेयर्स देयर फिजिकल डिसेबिलिटीज, हिज लॉस्ट लेग एंड डेरीज स्कैर्ड फेस। तो बहुत लंबी चौड़ी उनकी बातचीत होती है, वो अभी हम फोकस नहीं कर रहे हैं इसमें, हम सीधा क्रक्स पे आ रहे हैं इस चैप्टर के। तो वो डेरी को बताते हैं कि तुम्हारी भी एक जो है तुम्हारा जैसे फेस कार्ड है वैसे मेरी भी तो 10 की लेग है, मेरी भी एक लेग चली गई थी। ही एक्सप्लेन्स दैट फिजिकल अपीयरेंस डज नॉट डिफाइन अ पर्सन्स वर्थ। वो उसको ब्यूटी एंड बीस्ट का एग्जाम्पल देते हैं, जैसे वो कहानी है ना ब्यूटी को बीस्ट से भी प्यार हो जाता है उसकी जो है सुंदरता देखे कि वो इतना अच्छा इंसान है इस टाइप से। तो वो कहते हैं कि जो है ब्यूटी डज नॉट डिपेंड, या हमारे फेस से इस सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। Mr. Lamb teaches Derry that beauty and ugliness are relative ideas shaped by perception. हमारे दिमाग में है कौन ब्यूटीफुल है और कौन अगली है। Derry expresses deep despair, believing that no one will ever love or accept him. But Derry उन्हें कहता है कि एक बार तो मैंने सुना था कुछ लेडीज कह रही थी कि मेरे तो फेस को कोई किस भी नहीं करेगा, मेरी मदर ही कर सकती हैं बस। तो वो उसको समझाते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा तुम्हें नहीं सोचना है, दैट यू विल नेवर फॉल इन लव, या ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये सब बातों पे तुम्हें ध्यान नहीं देना है। मिस्टर लैम्प encourages him to live fully and observe the world fearlessly. वो उसे बताते हैं पूरी दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी दुनिया है, तो तुम fearlessly रहो। Derry slowly begins to notice the garden, the sunlight, the leaves and the bustling bees. धीरे धीरे डेरी का अपने फेस पे से ध्यान हट के गार्डन की चीज़ों पे ध्यान पड़ना शुरू हो जाता है। He realizes Mr. Lamb is different from people who stare or judge. और उसे तब समझ आता है कि मिस्टर लैम्प बहुत अलग है उन लोगों से जो मुझे घूरते हैं और मुझे जज करते हैं। मिस्टर लैम्प speaks oddly with warmth, making Derry feel comfortable. मिस्टर लैम्प उसे बहुत कंफर्टेबल फील करा देते हैं। A bond develops as Mr. Lamb treats Derry like a normal boy, और उनके बीच में एक बॉन्ड डेवलप हो जाता है। मिस्टर लैम्प emphasizes freedom, choice and understanding instead of fear. ठीक है जी, तो वो उसको जो है एक फ्रीडम का एहसास दिलाते हैं और उसको जो है फियरलेस होके जो है रहना सिखा देते हैं। बाय द एंड ऑफ द सीन डेरी फील्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। ही प्रॉमिस टू रिटर्न टू द गार्डन डिस्पाइट द डिस्टेंस एंड ओपोजिशन। तो क्या होता है, डेरी और मिस्टर लैम्प जो है, मिस्टर लैम्प कहते हैं ठीक है मैं अब अपने ना एप्पल्स उतारने के लिए जा रहा हूँ, तुम चलो मेरी हेल्प कराने के लिए। तो डेरी उन्हें एक्सक्यूज़ देता है, कहता है नहीं मैं अभी नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मेरी मम्मी को मैं बता के नहीं आया हूँ घर से, मुझे घर जाना होगा। तो वो कहते हैं ये तो तुम्हारा एक्सक्यूज़ है, तुम्हें भाग के जाना है इसलिए। वो कहते हैं नहीं नहीं मेरा कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, मेरी मम्मी को पता नहीं है। तो मिस्टर लैम्प उठ के चले जाते हैं और डेरी फिर जो है उसे गुस्सा आ जाता है, उनको पीछे से कहता है वो कि आप ऐसे अकेले ही रहते हो गार्डन में, आपका भी कोई दोस्त नहीं है, झूठ बोलते हो आप, आपके दोस्त हैं एंड ऑल दैट। उसे गुस्सा आ रहा होता है कि उसे रुकने का मन था बट डर भी लग रहा था कि मम्मी डांटेंगी। तो मिस्टर लैम्प बस ये कह के जाते हैं कि तुम्हारे हाथ है पैर है, जाओ बोल कर आ जाओ मम्मी को और वापस आ जाओ। तो वो यही करता है डेरी। मिस्टर लैम्प क्रैब एप्पल्स उतारने सीढ़ी लेके चले जाते हैं और डेरी भागते हुए वापस अपने घर जाता है। ठीक है, अब डेरी के घर पे क्या होता है चलो पढ़ते हैं। मीनवाइल जो हमारा सीन 1 था उसमें मिस्टर लैम्प और डेरी की बहुत सारी बातें हुई थी जिसमें उन्होंने डेरी को सिखा दिया था कि उसे अपनी जिंदगी में अपने फेस की वजह से डर के नहीं रहना है और बिल्कुल ही फियरलेस होकर रहना है। ही कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, वो उसको समझा चुके थे। ठीक है, और वो वापस भी और ये भी उसे समझाते हैं कि तो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम यहाँ नहीं आ सकते हो, जाओ मम्मी को बोल के वापस आ जाओ, क्या बड़ी बात है। ठीक है, तो जो है द सीन शिफ्ट्स टू डेरीज हाउस वेयर हिज मदर कॉन्फ्रेंस हिम। वो अपनी मम्मी को जाके बोलता है शी हैज हर्ड रूमर्स अबाउट मिस्टर लैम्प एंड फियर्स फॉर डेरी सेविटी। वो कहते नहीं वो अच्छा इंसान नहीं है, मिस्टर लैम्प हम उनके घर नहीं जाना, तुमने यहीं बैठ जाओ चुपचाप से। डेरी डिफेंड्स मिस्टर लैम्प एंड इंसिस्ट ही इज़ नॉट विजिटिंग फॉर मिस्चीफ। वो कहता है नहीं वो तो बहुत अच्छे अंकल हैं, उनके घर में तो कटिन भी नहीं है, वो तो बच्चों को जेली भी बना के देते हैं, टॉफीज़ भी देते हैं, वो अच्छे अंकल है, वो गंदे अंकल नहीं है। और वो कहता है कि मैं वहाँ जाके उनकी हेल्प करूँगा, आई एम गोइंग फॉर अ गुड पर्पस। ही एक्सप्लेन्स दैट द गार्डन फील्स अलाइव एंड फुल ऑफ मीनिंग। वो उन्हें ये भी कहता है कि उन्होंने मुझसे ऐसी बातें करी जैसी किसी ने भी नहीं करी है बातें। डेरी सेज ही गोज टू देयर टू लिसन ऑब्जर्व एंड थिंक डीपली। कह रहा मैं वहाँ जाऊँगा क्योंकि मुझे गार्डन
गार्डन देखना है, वहाँ बैठ के उनके साथ सोचना है, मुझे उनके साथ रहना पसंद है। ही वैल्यूज मिस्टर लैम्स कंपेनियनशिप एंड विजडम, तो उसे मिस्टर लैम्प की फ्रेंडशिप और विजडम पसंद आया था। डेरी शेयर दैट मिस्टर लैम्प हैज taught him to notice the beauty of ordinary life. He clarifies that his visit have nothing to do with his appearance. तो उसकी मदर कहती है कि तुम परेशान मत हो, कोई तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दोबारा उसके फेस पे आने वाली होती है। तो वो कहता है मेरी फेस की बात मत करो, मेरे फ्रेंड है वो, मुझे बस उससे मिलने जाना है। The garden represents something personal and unique to him. Derry compares the garden to a private space where he feels free. वो कहता है मुझे वो गार्डन बहुत अच्छा लगता है। His mother tries to stop him out of concern and fear, but उसकी मम्मा नहीं चाहती थी कि वो वहाँ जाए, बट डेरी उनकी बात नहीं मानता है और डेरी भागता हुआ मिस्टर लैम्प के गार्डन में चला जाता है। ठीक है, तो डेरी अपनी मदर की बात नहीं मानता है, वो भाग के मिस्टर लैम्प के गार्डन में चला जाता है। अब क्या होता है, सीन 3 आता है जब डेरी पहुंचा मिस्टर लैम्प के गार्डन में। डेरी रिटर्न्स टू द गार्डन एज प्रॉमिस, ईगर टू हेल्प मिस्टर लैम्प। ही प्लान्स टू कलेक्ट द क्रैब एप्पल विद हिम, तो उसे लगा था मैं इनकी हेल्प करूंगा। इंस्टेड ही डिस्कवर मिस्टर लैम्प फॉलिंग नियर अ लैडर। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, जैसे ही वो एंटर करता है उसे देखता है कि मिस्टर लैम्प नीचे पड़े हुए हैं ज़मीन के ऊपर। लैडर जो है यानी कि जो सीढ़ी है वो गिरी हुई है और आसपास में 3-4 सेब भी गिरे हुए हैं। क्या हुआ था, मिस्टर लैम्प का पैर फिसल गया और वो सीढ़ी से नीचे गिर गए थे। ही नील बिसाइड मिस्टर लैम्प शोइंग केयर एंड अटैचमेंट। मिस्टर लैम्प की डेथ हो चुकी थी, वो जो है मर चुके थे। एंड डेरी उनको देख के बहुत शॉक में चला जाता है, रोता है और उनको कहता है मिस्टर लैम्प मैं वापस आ गया हूँ, मिस्टर लैम्प मैं वापस आ गया हूँ। ही बिगेन टू क्राई रियलाइजिंग द फ्रेजिलिटी ऑफ लाइफ। उसे समझ में आता है लाइफ कितनी फ्रेजाइल है। वो अंकल जो थोड़ी देर पहले जिंदा होकर उससे बात कर रहे थे वो नहीं रहे थे। द मोमेंट रिवील्स द डेप्थ ऑफ देयर बॉन्ड। डेरी शोज करेज, कंपैशन एंड लॉयल्टी। द गार्डन फॉल्स साइलेंट वंस अगेन। तो क्या होता है, मिस्टर लैम्प तो चले गए बट स्टिल मिस्टर लैम्प ने जो इन्फ्लुएंस दी थी डेरी के ऊपर उसकी लाइफ में कि वो बहुत लाइवली रहे, खुश होकर रहे, वो उसके साथ रही। एंड जो है यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। द प्ले एंड्स विद द मैसेज दैट ह्यूमन कनेक्शन राइजेस अबव फिजिकल अपीयरेंस एंड प्रेजुडिस, कि दोनों ने एक दूसरे के फिजिकल एक्सपीरियंस पे खुद को जज नहीं करा तो कितना अच्छा उनका बॉन्ड बन गया। और एट द एंड हमें ये एंडिंग अच्छी नहीं लगती है क्योंकि ऐसे मिस्टर लैम्प को मार दिया है, बट उन्होंने डेरी की लाइफ में एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करा। दैट उन्होंने उसको डरना जो था उसकी लाइफ के अंदर, जो उसे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, उसमें से बाहर निकाल दिया था। अपनी मम्मी से भी वो लड़के आ गया था कि मेरी शक्ल की तो कोई बात ही नहीं है, मुझे तो हम उनके साथ खेलने जाना है, गार्डन को देखने जाना है। तो डेरी की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आ चुका था बिकॉज ऑफ द मिस्टर लैम्प। यहाँ पे ये चैप्टर हमारा एंड होता है। अब इसमें से बहुत सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जो आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज में अटेंड करना है। चैप्टर के सीन को समराइज करके मैंने आपको बता दिया है, इतना ही आपको ध्यान में रखोगे तो इट्स एनफ। चलिए शुरू करते हैं अपने अगले चैप्टर को और विस्तास के आखिरी चैप्टर को, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो फाइनली गाइस हम पहुंच गए अपने आखिरी चैप्टर में जो है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो ये चैप्टर 2 पार्ट में, पहले पार्ट 1 पढ़ते हैं जिसको लिखा है जितकाला सा ने। ठीक है, नाम लिखो इनका जल्दी से कमेंट सेक्शन में, जितकाला सा, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। तो इसमें जो जितकाला सा है उनके रियल लाइफ हम इंसिडेंट पढ़ने वाले हैं। ये एक नेटिव अमेरिकन है। नेटिव अमेरिकन मतलब होते हैं जो अमेरिका में पहले से लोग रहा करते थे, बाद में वहां जाके दूसरे लोग सेटल हुए। ये इनकी फोटो देखो, ये ट्राइबल पीपल होते हैं। ठीक है, तो एक जमाना आया जब अमेरिका में ब्रिटिशर्स और ये अलग अलग कॉन्टिनेंट से, यूरोपियन कॉन्टिनेंट के लोग जाके सेटल हुए और ये ट्राइबल पीपल को इन्होंने क्या करना शुरू करा, इनके लिए स्कूल्स बनवाए। इनको अमेरिकन इंडियन भी बोला जाता है, पता है आपको। तो इनके लिए स्कूल्स बनवाए और इन्हें स्कूल में भर्ती करा, इन बच्चों को ट्राइब्स में से उठा के कि इनको हम एक अच्छा कल्चर सिखाएंगे। ठीक है, इंग्लिश कल्चर इनको सिखाएंगे। तो ये बच्चे हैं एक जितकाला सा, ये अपना एक्सपीरियंस बताती है जब ये कार्लाइल इंडियन स्कूल में गई, यहाँ पे इनके साथ क्या क्या हुआ, कैसे इनको इंग्लिश बनना, यानी क्या मतलब कि जैसे बेसिक एटिकेट सिखाए जाते हैं, चम्मच से खाना, ये वो इंग्लिश बोलना सब सिखाया गया। पहले ही अपने ट्राइब के रूल्स को फॉलो करती थी। तो ये हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो द नरेटर रिकॉल्स हर फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स। लैंड ऑफ एप्पल मतलब होता है एक बहुत ठंडी जगह। ठीक है, तो बहुत ठंडी जगह में इनका वो स्कूल था। मार्क्ड बाय बिटर कोल्ड, स्नो कवर्ड ग्राउंड एंड लीफलेस ट्रीज। तो बहुत ठंडी सी जगह थी। अ लार्ज बेल रैंग लाउडली फॉर ब्रेकफास्ट। पास में एक बेल फ्राई था। बेल फ्राई होता है जो चर्च के अंदर बड़ा सा घंटा लगा होता है ना, उसको हम कहते हैं बेल फ्राई। उसमें से आवाज़ आती है, हार्श मेटेलिक साउंड, जो हमारी ऑथर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो जंगल की रहने वाली है, उन्हें ऐसी तेज़ तेज़ आवाज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी। द कॉन्स्टेंट क्लैटर ऑफ शूज़ ऑन बेयर फ्लोर्स गेव हर नो पीस। और जो जूतों के चलने की आवाज़ आ रही थी फ्लोर के ऊपर, उन्हें वो भी पसंद नहीं थी क्योंकि वो ना मोकैजन्स नाम के शूज़ पहनते थे, कपड़े के, ये जो ट्राइबल पीपल होते हैं उसमें से चलने पर आवाज़ नहीं आती है। सो शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था स्कूल के अंदर। लाउड
वॉइसेस मिक्स विद अनफेमिलियर वॉइसेस क्रिएटिंग कंफ्यूजन फियर एंड एंट्रैपमेंट। तो उनको आवाज़ आ रही थी, सब इंग्लिश में बात कर रहे हैं खुसर बुसर, तो उनको समझ तो कुछ नहीं आ रहा था मैं कहाँ आ गई हूँ। एंड शी वॉज फीलिंग कि मुझे किसी ने जेल में बंद कर दिया है। ठीक है जी, चलो आगे पढ़ते हैं। अ पेल फेस वुमेन विद वाइट हेयर ऑर्डर्ड द गर्ल्स इनटू लाइन। तभी क्या होता है, वो स्कूल के अंदर क्या होता है, एक पेल फेस वुमेन जो उनकी वार्डन थी शायद से, वो आती है और कहती है सब लड़कियां लाइन बना लो। द इंडियन गर्ल्स मार्च इनटू द डाइनिंग रूम। तो इंडियन गर्ल्स मतलब ये हम इंडियन गर्ल्स नहीं, अमेरिकन इंडियंस कहा जाता है इनको, जो नेटिव अमेरिकन है, वो सब लाइन बना के जा रही होती हैं। दे वोर स्टिफ शूज एंड टाइट वेस्टर्न ड्रेसेस स्ट्रेंज एंड अनकंफर्टेबल। वो कहते हैं हम सबने चमड़े के जूते पहन रखे थे। स्टिफ शूज इज द लेदर शूज, जो उनको पसंद नहीं थे, और बहुत ही ज़्यादा टाइट कपड़े पहना रखे थे बच्चों को। एंड वो जो कपड़े पहनती थी ट्राइबल कपड़े, उससे वो बिल्कुल अलग थे। स्मॉलर गर्ल्स वोर स्लीव्ड एप्रन्स एंड हैड देयर हेयर शिंगल्ड शॉर्ट। वो बताती है छोटी बच्चियों ने एप्रन्स पहन रखे थे स्लीव वाले, और उनके बाल बिल्कुल कटे हुए थे। द नरेटर वॉक्ड इन सॉफ्ट मोकाजिंग फीलिंग ह्यूमिलेटेड बिकॉज हर ब्लैंकेट वॉज टेकन अवे। अभी उनके शूज बदले नहीं गए थे, वो अपने सॉफ्ट मोकाजिन्स में ही चल रही थी, और सडनली उन्होंने एक ब्लैंकेट ओढ़ रखा था, क्योंकि वो जो टाइट ड्रेस थी उनमें शर्म आ रही थी, कोई वो ब्लैंकेट हटा देता है। शी फेल्ट लाइक सिंकिंग इनटू द फ्लोर फ्रॉम शेम एंड फियर। तो उन्हें इतनी शर्म आती है उस वेस्टर्न क्लोथ्स के अंदर कि उन्हें मन करता है कि मैं जो है मतलब डूब जाऊं, ऐसे जैसे हम कहते हैं ना शर्म के मारे, ऐसा उन्हें लगता है। शी नोटिस दैट अदर इंडियन गर्ल्स सीम्ड इंडिफरेंट टू देयर इमोडेस्ट क्लोथिंग। बट वो देखती हैं कि जो बाकी बच्चियां हैं उन्हें तो इस ड्रेस में दिक्कत नहीं हो रही है, मुझे क्यों हो रही है, क्योंकि उन्हें अब टाइम हो गया था ना वहाँ पे रहते हुए, ये नहीं आई थी। ठीक है। द बॉय एंटर्ड फ्रॉम द ऑपोजिट डोर। शी सर्च फॉर द 3 बॉयज हु केम विद हर एंड सॉ देम बैक इक्वली अनकंफर्टेबल। तो उनको सामने से 3 लड़के दिखाई देते हैं जो उनके साथ ही यहाँ पे स्कूल में आए थे, तो उन्हें दिखता है कि वो भी इक्वली अनकंफर्टेबल है। नया नया जब बच्चा स्कूल में आता था तो उन्हें अजीब लगता था। अ स्मॉल बेल रैंग, एवरीवन पुल्स आउट द चेयर। अब सडनली क्या होता है, एक छोटी सी घंटी बजती है और सब लोग अपनी चेयर बाहर निकालते हैं। थिंकिंग दिस मेड सिटिंग, शी सैट डाउन इमीडिएटली। उन्हें लगता है ये बैठने की घंटी है, चेयर निकाल के बैठ जाओ, वो बैठ जाती हैं। एंड शी सून रियलाइजेस, जब वो आसपास में देखती कि कोई और तो बैठा नहीं हुआ है, खाली मैं बैठ गई हूँ। A second bell rang, everyone sat, forcing her to crawl back. तो क्या हुआ था, एक घंटी बजी, सबने चेयर निकाली, ये चेयर निकाल के बैठ गई। जब इन्होंने देखा कोई नहीं बैठा तो ये खड़ी हो गई। इतने में ही सेकंड घंटी बजी और बाकी बच्चे बैठ गए और ये खड़ी हुई थी, तो ये चुपचाप बैठ जाती हैं। तो बहुत ऑकवर्ड सा सीन हो जाता है। नाउ अ मैन बिगेन स्पीकिंग एट वन एंड ऑफ द हॉल। एक आदमी हॉल के एंड में कुछ बोल रहा था। अनलाइक अदर, शी लिफ्टेड हर हेड टू लुक। कोई तो देख नहीं रहा था, बट वो ऐसे देख के कौन बोल रहा है, एक्चुअली में वो प्रेयर कर रहे थे। ठीक है। अ पेल फेस वुमेन स्टेयर्ड एट हर शार्पली। और वो जो वार्डन थी वो उन्हें बहुत गुस्से में देखती है। फ्राइटन एंड अशेम्ड, शी लोअर्ड हर फेस। और वो बहुत डर के मारे अपना फेस नीचे कर लेती हैं। अ थर्ड बेल रैंग, एवरीवन बिगैन ईटिंग। एक और बेल बजती है और सब खाना खाना शुरू कर देते हैं। द नरेटर डिड नॉट ईट एंड बर्स्ट इनटू टीयर्स, अफ्रेड ऑफ मेकिंग अनदर मिस्टेक। और अब जब सब खाना खाते तो उन्हें डर लगता है कि पता नहीं अब मैं कोई और मिस्टेक ना कर दूं, तो डर के मारे वो रोने लगती है। तो ये जो एक डिसिप्लिन्ड मैनर वहाँ चल रही है कि एक घंटी पे चेयर निकालना, दूसरी घंटी पे बैठना, तीसरी घंटी के बाद प्रेयर एंड देन स्टार्ट ईटिंग, ये सब चीज़ों से वो डर जाती है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। बट ये तो पहला ही केस था जिससे उन्हें डर लग रहा था। लेटर हर फ्रेंड जूडिवन वार्नड हर ऑफ अ ग्रेटर डेंजर। उनकी फ्रेंड जूडिवन उन्हें बताती हैं दैट उनके जो है स्कूल में प्लान हो रहा है कि उनके जो ये लंबे लंबे जितने लंबे बाल हैं उनको ये लोग कट करेंगे। अमंग देयर पीपल कटिंग हेयर मेंट डीप ह्यूमिलिएशन। बट उनकी ट्राइब के अकॉर्डिंग बाल काटना तो मतलब बेइज्जती करने की बात है, इंसल्ट करने की बात है। ओनली कैप्चर्ड वॉरियर्स, यानी कि जो बंदी होते हैं या फिर कावर्ड्स, कायर लोग, या फिर जो लोग किसी के मरने पे शोक मना रहे होते हैं, मोर्नर्स होते हैं, वो ही अपने बाल काटते हैं। द थॉट ऑफ लूजिंग हर हेयर फिल्ड नरेशन विद टेरर। ठीक है, नरेटर बहुत डर जाती है कि मेरे बाल काट दिए जाएंगे। जूडिवन कहती है हमें सबमिट करना पड़ेगा क्योंकि वाइट पीपल स्ट्रांग है, वो हमारे को करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, हम तो इतने छोटे छोटे से बच्चे हैं। द नरेटर रिफ्यूज टू सबमिट एंड डिसाइडेड टू रेजिस्ट। तो कहती है नहीं, मैं ऐसे तो नहीं कटवाऊंगी, मैं तो कोशिश करूंगी बचने की। सो शी एस्केप्ड क्वाइटली वॉचिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। तो वो देखती है जैसे ही स्कूल में हॉस्टल में कोई नहीं होता है, उन्होंने जो है अब मोकाजिन्स उनके रिप्लेस हो गए थे, उन्हें वही वाले शूज़ बना दिए गए थे जिसमें से आवाज़ आती है, स्कूल शूज़। बट वो एक अपस्टेयर्स देखती हैं, यानी कि एक सीढ़ियाँ जा रही होती हैं, वो उस पर से चढ़ के जाती है और एक लार्ज डिम रूम के अंदर जहाँ 3 वाइट बेड थे, डार्क ग्रीन कलर के कर्टेन्स जिसमें से लाइट अंदर नहीं आ रही थी, तो इसलिए उन्हें लगता है कि भैया ये तो बहुत सेफ सी जगह है, अंधेरा है, छुप जाती है बेड के नीचे जाके। वॉइसेस कॉल हर नेम, इवन जूडिवन सर्च। धीरे धीरे उन्हें थोड़ी देर बाद हॉल के नीचे से आवाज़ आती है क्योंकि बच्चों के बाल काटे जा रहे थे और उनको भी आवाज़ लगाई जाती है, जूडिवन भी आवाज़ लगाती है। शी रिमेन्ड साइलेंट एज वॉइसेस ग्रू अर्जेंट। उनको सब आवाज लगा रहे थे बट वो चुप रहती हैं। वुमेन सर्च फ्रैंटिकली, क्लोसेट्स ओपन, ट्रंक चेक्ड। अब क्या हुआ, सडनली वो लोग उसी रूम में आ जाते हैं, बहुत सारी वुमेन आ जाती हैं और जो है आप कहो कि बच्चे भी आ जाते हैं और सब आके वहाँ के उस रूम के क्लोसेट, ट्रंक वगैरह सब सर्च करने लगते हैं और एक जना कर्टेन को हटा देता है और उस रूम में लाइट हो जाती है। सडनली शी वॉज डिस्कवर्ड। कोई एक बेड के नीचे देखता है, उन्हें दिखाई दे जाता है ये बच्चे छुपी है एंड शी वॉज ड्रैग्ड आउट वायलेंटली, यानी कि तरीके से नहीं, तमीज से नहीं, उन्हें खींच के बाहर निकाला जाता है। वो रेजिस्ट भी
करती हैं बट उनको बाहर निकाल दिया जाता है। डिस्पाइट किकिंग एंड स्क्रैचिंग शी वॉज टाइड टू अ चेयर डाउनस्टेयर, और उन्हें नीचे ले जाके एक चेयर पे बांध दिया जाता है। शी क्राउड लाउडली एंड शूक हर हेड इन डेस्परेशन, बहुत ज़्यादा रोती हैं वो कि नहीं मुझे मेरे बाल नहीं कटवाने। बट शी फेल्ट द कोल्ड सिजर टच हर नेक, उनको अपने गले पे सिजर्स का एहसास होता है। वन थिक ब्रेड वॉज कट ऑफ एंड हर स्प्रेड ब्रोक, क्या हुआ जैसे उनकी पहली चोटी जो इतनी बड़ी गुत्थ थी उनकी, जो इनकी पूरी ब्रेड थी इतनी बड़ी सी, उसको जब वो कट करते हैं तो कह रही मेरी सारी स्पिरिट लूज हो गई, अब मैंने गिव अप कर दिया था। वन थिक ब्रेड वॉज कट एंड हर स्पिरिट्स ब्रोक। सिंस सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, वो कहती हैं शी हैड फेस कंटिन्यूअस ह्यूमिलेशन, कि जब से उन्हें उस ट्राइब से बाहर निकाला गया है वो सिर्फ ह्यूमिलेशन ही फेस कर रही हैं। शी हैड बीन हैंडल्ड लाइक एन ऑब्जेक्ट, और इसी तरीके से उनके साथ हो रहा है। हर हेयर वॉज शिंगल्ड, बिल्कुल उनके हेयर को शिंगल कर दिया जाता है, मतलब बिल्कुल कट कर दिए जाते हैं। मेकिंग हर कॉवर्ड इन हर कल्चर, तो अपने कल्चर के अकॉर्डिंग वो एक कायर हो गई थी। वो रोती हैं कि काश मेरी मम्मी यहाँ पे होती, बट कोई उन्हें कंफर्ट करने के लिए भी नहीं आता कि कोई टीचर आए समझाने या समथिंग लाइक दैट, नो। एंड नाउ शी फेल्ट रिड्यूस्ड टू वन ऑफ मेनी लिटिल एनिमल्स ड्रिवन बाय हर्डर, और अब वो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई जानवर हो गई हूँ और ये लोग मुझे चलाएंगे। विद दिस, ये चैप्टर की एक एक लाइन मैंने आपको पढ़ा दी है। इसमें चैप्टर की एक एक लाइन का नोट्स मैंने बना के आपको समझा दिया कि ऐसा होता है ज़ितकाला सकेसा स्कूल के अंदर, कैसे उनके बाल कटवाए जाते हैं, और उनके लिए वो चीज़ बहुत बड़ी थी। तो दिस एपिसोड एक्सपोजेस वायलेंट कल्चरल सप्रेशन ऑफ नेटिव अमेरिकन्स। हेयर कटिंग सिंबलाइजेस लॉस ऑफ आइडेंटिटी, डिग्निटी एंड फ्रीडम फॉर देम। ठीक है जी, तो ये मत याद रखना, बस ये दोनों लाइन याद रखना, क्वेश्चन आंसर्स में काम आ सकती हैं। तो अब आते हैं हम अपने पार्ट 2 पे, वी टू आर ह्यूमन बींग्स, रिटन बाय बामा। तो बामा जो है गाइस वो एक दलित कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं, और आज वो हमें बताएंगी जब वो 3rd क्लास में थी कैसे तब उन्हें पता चलता है अनटचेबिलिटी के बारे में। देखा तो उन्होंने पहले भी था, बट एक फुल एक्सपीरियंस उनकी आंखों के सामने होता हुआ उन्होंने देखा जब लोग एक दूसरे को जो है डिस्क्रिमिनेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट। तो चलो पढ़ते हैं क्या होता है। वो बताती हैं कि मैं अपना स्कूल का बैग एक अपने शोल्डर पे रख के रोज घर आती थी स्कूल से। वैसे तो रास्ता बस 10 मिनट का होता था, बट मुझे 30 से 60 मिनट लग जाते थे पहुंचते पहुंचते, क्योंकि मैं रास्ते में जो स्ट्रीट लाइट होती थी और स्ट्रीट पे जितना फन हो रहा होता था उसे देखते हुए आती थी। अब तुम रीड करते रहना, मैं सब बता रही हूँ आपको क्या क्या उनके यहाँ पे होता था। परफॉर्मिंग मंकीज होते थे, ठीक है, स्नेक चार्मर होता था, स्नेक बॉक्स के साथ में एक साइकिलिस्ट होता था जो साइकिल चलाता रहता था और उसके लोग नोट लगाते रहते थे जिससे वो जल्दी साइकिलिंग करे। स्पिनिंग व्हील्स होते थे, मारियाटा टेम्पल पे ह्यूज बेल लगी होती थी और पोंगल की ऑफरिंग बन रही होती थी। ड्राइड फिश स्टॉल होता था गांधी जी के स्टैचू के पास में, स्वीट एंड फ्राइड स्नैक्स बिक रहे होते थे, कलर चेंजिंग स्ट्रीट लाइट होती थी, एंड जो है हंटर जिप्सीज और जो है अपने लेमूर्स के साथ बैठ के, लेमूर एक टाइप का जानवर होता है, उसके साथ में बैठ के नीडल्स, बीड्स, ईयर क्लीनर्स जो है बेच रहे होते थे। ईच साइड मेड हर स्टॉप एंड वॉच स्लोइंग हर वॉक, तो ये सब चीज़ें वो देखती थी। देखो मैंने कितने शॉर्ट में लिख दिया है। ये देखते हुए वो बाजार से घर आने में बहुत टाइम लगा दिया करती थी। कभी कभी अगर ये नहीं होता था तो उसके बाद वो पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स को देखती थी जो वहाँ पे स्पीचेस दे रहे होते थे, स्ट्रीट प्ले हो रहा होता था, पपेट शोज हो रहे होते थे, मैजिक मिरेकल शोज हो रहे होते थे, और स्ट्रीट बहुत ज़्यादा अलाइव और अब्जॉर्बिंग होती थी उनके लिए। और कभी कभी कुछ भी नहीं मिलता था तो वो कॉफ़ी शॉप्स के पास खड़ी हो जाती थी और कॉफ़ी को डलता हुआ देखती थी कप के अंदर, एंड चॉप करते हुए लोगों को अनियंस देखती थी कि वो कैसे रो रहे हैं। आलमंड ट्री के सामने खड़ी हो जाती थी और देखती थी कि कब वहाँ से आलमंड नीचे गिरने वाला है। और ऑर्डिनरी साइट्स हेल्ड हर बैक होम, यानी कि घर जाने से रोकती थी उनको ऐसी बेसिक सी चीज़ें। मैंगो, कुकुम्बर, शुगर केन, स्वीट पोटैटो, ये सब चीज़ें बिक रही होती थी रास्ते में और ये सब चीज़ों को वो देखती रहती थी, ठीक है, कार्ड्स के ऊपर जो बिकती थी। अब एक दिन क्या होता है, वो घर के पास पहुंच ही रही थी तो उनके घर के पास में एक थ्रेशिंग फ्लोर था। थ्रेशिंग फ्लोर क्या होता है, जहाँ पे जो है अनाज को साफ किया जाता है एंड ऑल दैट, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारे जानवर भी थे, ठीक है, और वहाँ पे एक लैंडलॉर्ड बैठा हुआ था कंफर्टेबली एक स्टोन की एज के ऊपर, यानी कि एक सीढ़ी थी पत्थर की, उसके ऊपर वो बैठा हुआ था एक सैक यानी कि एक बोरा बिछा के। लेबरर्स ड्रोव कैटल इन सर्कल टू सेपरेट ग्रेन, और लेबरर्स काम कर रहे थे ग्रेन को साफ करने के लिए। कैटल्स वर मजल्ड, कैटल्स के मुंह पे एक जो है जाला लगा रखा था जिससे वो अनाज ना खाए, एंड वो काम कर रही थी। शी वॉच्ड एंड एंटरटेन बाय द सीन, तो वो देखकर भी वो एंटरटेन हो रही थी। सो तभी क्या होता है वहाँ पे, एन एल्डर कैरिड अ पैकेट फ्रॉम द बाजार बाय अ स्ट्रिंग नॉट टचिंग इट, तो तभी उन्हें दिखता है कि वही थ्रेशिंग ग्राउंड पे उनकी की कम्युनिटी के एक एल्डर बड़े अंकल थे जिनको रिस्पेक्ट करती थी, वो बाजार से आ रहे थे एक पैकेट हाथ में लेके, और उन्होंने उसे स्ट्रिंग से पकड़ा हुआ था, यानी कि पन्नी है उसको उसकी स्ट्रिंग से पकड़ा हुआ है, उसके अंदर कुछ फ्राइड स्नैक था, उन्हें समझ आ जाता है। और वो बहुत ही ज़्यादा फनी वे में चल रहे थे, अकॉर्डिंग टू नरेटर ऐसे चल रहे थे जैसे वो ऐसे बहुत कॉशियसली उसको पैकेट को पकड़ के कि उसे टच ना कर दे। जाके वो उस लैंडलॉर्ड को देते हैं बाव करके, यानी कि ऐसे नीचे झुके लैंडलॉर्ड को देते हैं और वो उसमें से स्नैक निकाल के खा लेता है। अब वो घर आके अपने भाई को अन्ना, मतलब अपने भाई को हंसते हंसते ये इंसिडेंट बताते हैं, तो अन्ना
अन्ना बिल्कुल भी नहीं हंसते एंड वो उन्हें समझाते हैं कि ये इसलिए है क्योंकि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो ये समझते हैं कि अगर हम उनकी चीज़ों को टच कर देंगे तो वो पॉल्यूट हो जाएगी, वो हमारे को अनटचेबल समझते हैं। जैसे ही वो समझते कि अच्छा ये रीज़न था वो अंकल उसको टच नहीं कर रहे थे, शी फेल्ट सैड, एंग्री एंड प्रोवोक्ड। उन्हें गुस्सा भी आता है, बुरा भी लगता है और बहुत प्रोवोक हो जाती है। शी क्वेश्चन व्हाई देयर पीपल मस्ट बाउ एंड श्रिंक। वो कहते हैं क्यों हुआ, एल्डर अंकल को लेकर आने की क्या जरूरत थी, उनके लिए पार्सल लेकर ही नहीं आते। और वो बहुत गुस्सा हो जाती है, कहती है अर्निंग कॉइन्स डज नॉट जस्टिफाई लूजिंग डिग्निटी। वो कहती है इन लोगों ने 4 पैसे क्या कमा लिए, ये हमारे बारे में ऐसी बात करेंगे। एंड जो है उन्हें रियलाइज होता है कि हमारे साथ उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो कहती है देयर पीपल शुड वर्क, अर्न वेजेस एंड लीव, नॉट सर्व ऑप्रेसर्स। वो इनफैक्ट ये कहती हैं कि वो जो अंकल है उन्हें वो बड़ाई लाकर देनी ही नहीं चाहिए थी, काम करने के पैसे मिल रहे हैं ना वो थ्रेशिंग वाले, बस वही काम करो, ऐसा क्यों करा उन्होंने। और वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि क्यों उनके साथ ऐसी अनटचेबिलिटी हो रही है उनके कम्युनिटी के साथ में। शी फेल्ट वेरी बैड। तो उनके भैया उन्हें बताते हैं कि ऐसा कॉमन है, उन लोगों के साथ ऐसा होता है, इनफैक्ट उनके भाई के साथ भी ऐसा हुआ था। तो अन्ना बताते हैं कि उनके साथ ऐसा कब हुआ था, एक बारी जब वो गाँव के अब दूसरे गाँव गए हुए थे लाइब्रेरी, और जब वो घर वापस आ रहे थे तो वहाँ पे एक आदमी उनसे आके पूछता है कि आप कौन सी स्ट्रीट में रहते हो। स्ट्रीट में रहने से मतलब उसे पता चल जाएगा कौन से मोहल्ले का है ये कौन सी कास्ट का है। तो अन्ना की जब ये बात सुनती है तो जो है हमारी बामा है उन्हें और बुरा लगता है। तो फिर उनके भाई उन्हें समझाते हैं दैट इफ़ यू वांट रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी तो आप अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। अगर तुम क्लास में फर्स्ट आओगी और अच्छी एजुकेशन तुम हासिल करोगी तो एवरीवन विल रिस्पेक्ट यू। तो तब से वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करती हैं, फर्स्ट आती है अपनी क्लास में एंड शी गेन रिस्पेक्ट, और उनके सारे दोस्त भी बन जाते हैं, शी गेन रिस्पेक्ट। एंड बड़ियों की देखो वो इतनी बड़ी राइटर भी बन गई हैं। तो उन्होंने अपने भाई की बात मानी एंड शी बिकेम सक्सेसफुल। एंड ये उनकी लाइफ का इंसिडेंट था अनटचेबिलिटी का, जो उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा। तो इस चैप्टर में हमने कास्ट बेस्ड ह्यूमिलेशन देखा, कैसे चाइल्डहुड इनोसेंस मीट्स क्रूअल रियलिटी। जैसे बच्ची वो तो उन्हें तो मजाक लग रहा था, उन्हें नहीं पता था उसका इतना डीप मीनिंग है। एंड इससे हमें समझ में आता है एजुकेशन इज द वेपन ऑफ डिग्निटी एंड लिबरेशन। तो विद दिस ये बुक ही पूरी गाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फाइनली इंग्लिश का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अगर आप फ्लेमिंगो की पोएम और विस्तार देख चुके हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी की सारी प्लेलिस्ट लग चुकी है। जब भी आपको पढ़ना हो, कभी भी आपका पेपर आने वाला है, आपको बस ये 3 वीडियोस को देखना है और मेरे दिए गए नोट से रिवाइज करना है। यू विल गेट द फुल मार्क्स। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। एंड इस वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, वॉच लेटर में सेव करके रख लो और कमेंट कर दो अच्छा सा विस्तार कंप्लीटेड। एंड चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम।